नौसेना की वर्दी पहन रखी थी और उसके कंधों पर पदकों से जुड़े लाल रिबन थे। सेना में रहते हुए अपनी दशकों की शानदार सेवा की याद में वह औपचारिक अवसरों पर अपनी सैन्य वर्दी पहनना पसंद करते थे। हालांकि तब से उनका वजन काफी बढ़ गया था। उसकी एक समय तीक्ष्ण भूरी आंखें धुंधली हो गई थी और इच्छा से भर गई थी। हालांकि उसने अपना अच्छा ख्याल रखा, क्योंकि उसकी आंखों, होठों और माथे के कोनों पर झुर्रियां फीकी पड़ गई थी और उसके काले बाल अभी भी घने और शानदार थे। वह पलास नेगन, वर्तमान ड्यूक नेगन, कंजर्वेटिव पार्टी के मुख्य समर्थक, प्रधानमंत्री अगुएसिव के भाई, लोन साम्राज्य के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक थे। साथ ही वह कारण भी था जिसके लिए किलांगोस ने बैकलैंड में घुसपैठ की थी। इतनी महत्वपूर्ण शख्सियत की हत्या का विचार मुझे उत्तेजना से कांपने लगता है। किलांगोस ने अपनी निगाहें पीछे हटा ली और आंखें बंद कर ली। वह कमीशन स्वीकार करने को तैयार था, क्योंकि उसे काफी आकर्षक कीमत की पेशकश की गई थी, और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि किलांगोस को रोमांच पसंद था और कठिन चुनौतियों का सामना करने में मजा आता था। यदि यह हत्या सफल रही तो मेरी प्रसिद्धि उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीपों में फैल जाएगी, जिससे मैं 4 राजाओं से ऊपर हो जाऊंगा। और मुझे एक कार्ड मिलेगा, एक कार्ड जिसमें भगवान का रहस्य शामिल है, जिसे सम्राट रोसेले ने बनाया था। किलांगोस ने अपनी उत्तेजना दबा दी और अपने बाएं हाथ की जांच करने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। रेंगती हुई भूख पारदर्शी हो गई थी। नग्न आंखों से या संपर्क के माध्यम से यह बताना असंभव था कि बैरन ग्रेमिट ने दस्ताना पहना हुआ था। यह एक ऐसी जादुई चीज है। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे जैसा सीक्वेंस 6 समुद्री डाकू एडमिरल का पद हासिल नहीं कर पाता। किलांगोस के भीतर अफसोस की लहर दौड़ने के साथ ही उसके दिमाग में विचार कौंध गए। एक समुद्री डाकू के रूप में अपने वर्षों में उन्होंने कई बियर्ड्स को देखा और उनके साथ बातचीत की थी। उनमें ऑरोरा ऑर्डर के सदस्य भी थे जिन्होंने सोनिया सागर के छोर पर रोमांच का आनंद लिया। तो वह जानता था कि रेंगने वाली भूख अभी भी एक वास्तविक चरवाहे से काफी अलग थी। सबसे पहले, राज्यों को बदलने की गति बहुत धीमी थी। इसके लिए कम से कम 1 सेकंड की आवश्यकता थी, लेकिन एक वास्तविक चरवाहा तुरंत स्विच कर सकता था। दूसरे, नियंत्रित आत्मा व्यक्ति की मृत्यु से पहले केवल 1 से 3 क्षमताओं का ही उपयोग कर सकती थी। जहां तक ये बात है कि किन क्षमताओं का उपयोग किया जा सकता है और वे कितनी शक्तिशाली हैं, ये सब भाग्य पर निर्भर करता है। दूसरी ओर, एक वास्तविक चरवाहा 3 क्षमताओं पर निर्णय ले सकता है। उन्हें कैसीनो की तरह जुआ नहीं खेलना पड़ा। अंततः क्रीपिंग हंगर में एक ही समय में केवल 5 आत्माएं हो सकती हैं, जबकि एक वास्तविक चरवाहे में 7 आत्माएं हो सकती हैं। निस्संदेह दोनों पर एक ही प्रतिबंध था, जो ये था कि वे एक समय में केवल एक ही आत्मा को नियंत्रित कर सकते थे, और वे केवल आत्मा की संबंधित बियोडर शक्तियों और अपनी स्वयं की बियोडर शक्तियों का उपयोग कर सकते थे। यदि वे किसी एक आत्मा के स्थान पर नई आत्मा लाना चाहते तो ये प्रक्रिया परिवर्तनीय होती। किलांगोस 7 या 8 वर्षों के समायोजन से गुजरे और अंततः 5 आत्माओं के साथ बस गए। उनकी क्षमताएं एक दूसरे की पूरक थीं और उनके मालिक को बहुत भयानक बनाती थीं। वर्षों तक उनके द्वारा किए गए निरंतर समायोजन और प्रयोग के कारण समुद्री डाकुओं के बीच ऐसी अफवाहें थीं जो दावा करती थीं कि रिया एडमिरल हरिकेन सर्वशक्तिमान था। उत्साही नृत्य संगीत के दौरान किलांगोस ने अपने मन में होने वाली बात की गतिविधियों का पूर्वाभ्यास किया। उसने मन ही मन पछतावे से आह भरी। यह अफसोस की बात है कि पिछले कुछ दिनों से मुझे ट्रैवलर नहीं मिला, अन्यथा मुझे आज रात किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। यदि उसने उस महिला को पकड़ लिया होता जो संभवतः एक यात्री थी, तो किलांगोस ने उन 5 आत्माओं में से एक को खिलाने में संकोच नहीं किया होता जिन्हें वह रेंगती भूख के लिए चला रहा था। उसके लिए एक यात्री की क्षमता अमूल्य होगी। किलांगोस ने छत से लटकते हुए विशाल क्रिस्टल झूमर पर नजर डाली और अब और इंतजार न करने का फैसला किया। जिस आत्मा को उसने नियंत्रित किया था उसमें वर्तमान में केवल एक ही क्षमता थी, जो कि उसका रूप बदलना था। लेकिन उसके पास अन्य बियोडर्स के खिलाफ लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। हालांकि परिवर्तन क्षमता अभी भी बहुत उपयोगी थी और किलांगोस इस समय इसे किसी और चीज से बदलने के लिए तैयार नहीं था। अच्छी बात यह थी कि चाहे वह किसी भी आत्मा को नियंत्रित करता हो, किलांगोस उसी समय अपनी पवन धन्य बियोडर शक्तियों का उपयोग कर सकता था। अंत में उसने ऐसा अभिनय किया मानो उसकी नजर किसी कुलीन की पत्नी की सुडौल आकृति पर टिकी हो, इससे पहले कि वह उसे ड्यूक नेगन और उसके आसपास के सभी सज्जनों की ओर ले जाए। ड्यूक नेगन लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के कट्टर अनुयायी हैं और राजनीति पर चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के प्रभाव में वही प्रमुख व्यक्ति हैं। उसके बगल में चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का एक बियॉन्ड होना चाहिए जो उसकी रक्षा कर रहा है। हालांकि नेगन परिवार एक प्राचीन 1000 साल पुराना परिवार नहीं है, वह राज्य के सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक है। उसने निश्चित रूप से गुप्त रूप से सीक्वेंस पोषण फॉर्मूले की खोज की है या बियोडर्स को काम पर रखा है। किलांगोस के विचार बढ़ गए। उसने ड्यूक नेगन के बगल में लगातार रहने वाले व्यक्ति पर अपनी नजरें गड़ाने से पहले उन सज्जनों और अधिकारियों को मानसिक रूप से हटा दिया जो कुलीन और अधिकारी थे। वह आदमी भूरे बालों वाला, नीली आंखों वाला और काले रंग का टैक्सीडो पहने हुए था। वह लगभग अभिव्यक्तिहीन था, जबकि वह लगातार अपने परिवेश के प्रति सतर्क रहता था। किलांगोस ने अनजाने में सिर हिलाया और अपना दाहिना हाथ थोड़ा आगे की ओर दबाया। वाह! डांस फ्लो के ऊपर के क्षेत्र में अचानक हवा का झोंका आया, जिससे झूमर की मोमबत्तियां बुझ गईं। प्रकाश और अंधेरे के बीच उस समय जब हर किसी का ध्यान उधर गया था, हवा के झोंकों के बीच क्रिस्टल झूमर को सहारा देने वाली धातु की चेन पर कुछ हवा के झोंके एक ही स्थान पर फिसल गए। चरमराहट! एक तेज टूटने वाली आवाज के साथ विशाल क्रिस्टल झूमर सीधे डांस फ्लोर पर गिर गया। इससे जोरदार टक्कर हुई और लोग आश्चर्य से चिल्लाने लगे। मलबे के टुकड़े उड़कर आए, जिससे मेहमान कट गए और वे दर्द और डर से चिल्लाने लगे। अंधेरा हॉल अचानक अफसरों से भर गया। किलांगोस का दस्ताना हिल गया और बदल गया, एक सुनहरी सतह में संघनित हो गया। उनकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली थी और जब उन्होंने ड्यूक नेगन के बगल वाले व्यक्ति पर अपनी निगाहें जमाई तो उनकी आंखों ने अंधेरे को पार कर लिया। अचानक किलांगोस की आंखें बिजली की तरह चमक उठी। ड्यूक नेगन की सुरक्षा के प्रभारी बियोंडर ने अचानक एक दुखद चीख निकाली और अपना सिर पकड़कर जमीन पर गिर गया। वह इधर उधर लुढ़कता रहा और संघर्ष करता रहा। झपट्टा मारते हुए किलांगोस की आकृति अंधेरे में घुस गई और ड्यूक नेगन पर हमला कर दिया। हालांकि उसकी आंखों की गहराई में उसका लक्ष्य प्रतिबिंबित हो रहा था, जिसमें घबराहट का कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। यह अत्यंत आत्मविश्वास का था। ड्यूक नेगन का मोटा शरीर मौके पर सीधा खड़ा था और आने वाले हत्यारे को देख रहा था जैसे कि वह उसे नीचे देख रहा हो। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और आगे बढ़ाया। वह प्राचीन हर्मीस में बड़बड़ाया, कैद। सन्नाटे में किलांगोस अचानक रुक गया। वह अचानक एक पारदर्शी दीवार से घिरा हुआ था, कुछ ऐसा जो उसके चारों ओर चिपचिपे तरल पदार्थ की तरह लिपटा हुआ था।
इससे वह अंबर में एक कीड़े या जेल में एक कैदी जैसा प्रतीत होता था। कंजर्वेटिव पार्टी के रईसों के नेता वंशानुगत ड्यूक पलास नेगन स्वयं एक बियोंडर थे, एक बहुत मजबूत बियोंडर। ड्यूक नेगन ने फिर धीमी आवाज में बात की और अपना दाहिना हाथ लहराया। चाबुक से मारना, पा। ऐसा लग रहा था जैसे किलांगोस को एक आकारहीन चाबुक से मारा गया हो। कोड़े लगने से उसके कपड़े फट गए और उसकी त्वचा फट गई, जिससे सफेद हड्डी दिखाई देने लगी। फिर ड्यूक नेगन आगे की ओर झुके और पहले अपना दाहिना हिस्सा पकड़ लिया। उन्होंने प्रभावशाली ढंग से घोषणा की, मौत। पिताजी। जैसे ही उसका पूरा शरीर कई बात की छवियों के साथ किलांगोस के सिर से टकराया, उसका हाथ लहराया। उसकी मुट्ठी ने अपरिहार्य तरीके से अपने लक्ष्य के सिर पर प्रहार किया था। कच। किलांगोस का सिर चकनाचूर हो गया, लेकिन आसपास का माहौल भी बिखर गया। ड्यूक नेगन अपने मूल स्थान पर खड़े रहे। ये केवल एक स्वप्न था। यह अज्ञात था जब समुद्री डाकू एडमिरल ने पहले ही अपनी क्षमता बदल ली थी और दुर्स्वप्न राज्य में प्रवेश कर गया था। एक सामान्य दुर्स्वप्न के विपरीत वह लोगों को स्वप्न में खींचने के बाद भी अपने शरीर को हिला सकता था। किलांगोस चुपचाप ड्यूक नेगन के पीछे आ गया और उसकी ठंडी निगाहें ड्यूक पर टिक गईं। तेज गति से घूमती हवाओं में लिपटी उसकी दाहिनी मुट्ठी एक तेज ब्लेड की तरह लक्ष्य की बनियान में घुस गई। वाह! तेज हवा के झोंकों के बीच किलांगोस की दाहिनी मुट्ठी सीधे ड्यूक नेगन के शरीर और उसके दिल में लगी। लेकिन ड्यूक नेगन की छवि तेजी से पारदर्शी हो गई, बिल्कुल एक आत्मा की तरह जिसे बुलाया गया था। लगभग निराकार आकृति के नष्ट हो जाने के बाद ड्यूक नेगन घुमावदार गलियारे के दूसरी ओर फ्रांसीसी दरवाजे के सामने प्रकट हुए। उन्होंने एक जांच पड़ताल वाली मुस्कान बिखेरी। एक और बेयोंडर। उन्होंने समय से पहले तैयारी की, मेरे लिए घात लगाने के लिए। वह कैसे संभव है? हालांकि किलांगोस इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसे शांति से निपटाया। उसके बाएं हाथ का दस्ताना हिल गया और उसने गहरे सुनहरे तराजू का आकार ले लिया। उसकी आंखों की पुतली पीली पड़ गई और लंबावत हो गई। फिर हर दिशा से एक आकारहीन लहर बह निकली। देवियों और सज्जनों एक ही समय में अनियंत्रित भय की स्थिति में आ गए। उन्होंने अपना छिपने का स्थान छोड़ दिया और लक्ष्यहीन होकर इधर उधर भागने लगे। दृश्य अस्त व्यस्त हो गया। बियोरर्स ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि वे उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को चोट पहुंचा सकते हैं। अवसर का लाभ उठाते हुए किलांगोस तेजी से भागा, क्योंकि तूफान उसके चारों ओर घूम रहा था। ओरियल की खिड़की को तोड़ने से पहले उसने विश्राम कक्ष के एक दरवाजे को तोड़ दिया। टूटने की आवाज के बीच वह बाहर कूद गया और हवा की सहायता से ड्यूक नेगन की हवेली से कुछ दूर उड़ गया। जैसे ही वह उतरा, किलांगोस तुरंत उसके सामने एक जंगल की ओर भाग गया। यह एक नगरपालिका उद्यान था, एक भागने का रास्ता जो उसने कुछ समय पहले खोजा था। एक बार जब उसने अपने अनुयायियों को हिला दिया तो वह अपना रूप बदल सकता था और 5 मिलियन से अधिक लोगों की बैटलियन की विशाल आबादी में घुल मिल गया। यही कारण था कि उन्होंने इतने कठिन मिशन को स्वीकार करने का साहस किया। थोड़ी देर बाद ड्यूक नेगन की हवेली की ओर आंधी चल रही थी। चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के कार्डिनल, वैकलैंड के आर्कबिशप, भगवान के मंत्रमुग्ध व्यक्ति एस्नेक कुछ अनिवार्य दंड देने वालों को लेकर आए और हवेली की ओर उड़ गए। वह अन्य बियोडर्स को समय पर सूचित नहीं कर सका। अल्जीरिया उन सदस्यों में से एक था जो आर्कबिशप एस के साथ पहुंचे थे। हालांकि वह बुरे मूड में था, क्योंकि उसने टूटी हुई खिड़कियां और अन्य बियोडर्स को हवेली से बाहर भागते देखा था। इसका मतलब था कि रिया एडमिरल तूफान किलांगोस बच गया था। मानव निर्मित झील को पार करने के बाद किलांगोस ने हवा की मदद से अपने पीछा करने वालों को खो दिया। उसने ये भ्रम पैदा करने के इरादे से अपने आसपास का सर्वेक्षण किया कि वह बैकलैंड के वित्तीय केंद्र हिल्स्टन बरो की ओर जाने से पहले टिस्कॉक नदी में भागने के लिए एक खाई में घुस गया था। उसी क्षण उसकी दृष्टि का क्षेत्र अचानक धुंधला हो गया। उसने अपने चारों ओर के रंगों को अंधेरे में संतृप्त होते देखा। हरे पेड़ और भी हरे हो गए, उनके लाल फल और भी अधिक लाल हो गए। पानी का गहरा कालापन और गहरा हो गया। हर चीज पेस्टल पेंट से रंगी हुई दिखाई दी। आकाश के नीचे जहां लाल चंद्रमा धुंधला हो गया था, वहां कई अवर्णनीय पारदर्शी आकृतियां थीं, साथ ही विभिन्न चमकदार वैभव भी थे जिनमें रहस्यमय ज्ञान था। जब किलांगोस हवा में तैर रहा था तो उसने खुद को रुकते हुए पाया। उसके पैरों के नीचे से काला पानी लगातार उसकी ओर बढ़ रहा था। पानी के नीचे हल्के सफेद हथेलियां थीं जो उसकी ओर बढ़ रही थीं। अच्छा नहीं है। किलांगोस को एहसास हुआ कि उस पर घात लगाकर हमला किया गया है, और घात लगाने वाला निश्चित रूप से कमजोर नहीं था। एक विशाल मानवाकार कंकाल अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। राक्षस 4 मीटर लंबा था और उसकी आंखों के सॉकेट में काली आग की लपटें जल रही थीं। इसके शरीर की हड्डियां धुंधली और भ्रामक थीं। किलांगोस ने अपने शत्रु को भावशून्य दृष्टि से देखा और उपहास किया। उसी समय उसके बाएं हाथ के दस्ताने से एक उज्ज्वल रोशनी निकली। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह शुद्ध सोने से बना हो। किलांगोस पीछे की ओर झुक गया और अपनी बाहें फैला दी, मानो वह सूरज को गले लगाने की कोशिश कर रहा हो। शुद्ध जलती हुई चमक का एक गोला आकाश से उतरा, जिसने विशाल कंकाल को ढक लिया। पेस्टल जैसी दुनिया प्रतिक्रिया में कांप उठी और गहरे पानी के नीचे के पीले हाथ एक एक करके वाष्पित हो गए। ये प्रकाश के पुजारी की परेतर शक्तियां थीं। ये सूर्य अनुक्रम मार्ग से एक परे शक्ति थी। यह मरे हुओं की दास्तां थी। प्रकाश का दीप्तिमान स्तंभ नष्ट हो गया और विशाल कंकाल की गहरी काली लपटें तुरंत बुझ गईं। हवा में विघटित होते ही यह पारदर्शी हो गया। इससे पहले किलांगोस के पास पेस्टल जैसी दुनिया को दूर करने के लिए प्रकाश के पुजारी की क्षमताओं का उपयोग करने का समय होता, उसकी अभिव्यक्ति अचानक कठोर हो गई। उसने देखा कि उसकी बाईं ओर एक और विशाल कंकाल दिखाई दे रहा है। वह भी 4 मीटर लंबा था। उसकी आंखें काली लौ से जल रही थीं, जो पहले के राक्षस के समान थी। इसके तुरंत बाद वही कंकाल राक्षस एक के बाद एक किलांगोस के आसपास दिखाई दिए। 1, 2, 3। उनकी संख्या 100 से अधिक थी। जलती हुई काली लिपटों के 100 से अधिक जोड़े एक ही समय में अपने लक्ष्य पर नजर डालते हैं। उसके नीचे गहरे पानी की सतह ऊंची उठ गई, लगभग किलांगोस के पैरों के संपर्क में आ गई। हल्के सफेद हाथ बाहर की ओर फैले हुए थे, उन्हें लगातार इधर उधर घुमा रहे थे, मानो वे जीवन बचाने वाले तिनके को पकड़ रहे हों। डॉट फैल जाओ और उसका पीछा करो, उसे घेरने की कोशिश करो, कार्डिनल एस्नेक को निर्देश दिया। उसने एक तूफान की कल्पना की और हवा में उड़ गया, उस दिशा की ओर उड़ गया जहां किलांगोस भाग गया था। ड्यूक नेगन और बाकी लोग अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य दंड देने वालों की श्रेणी में शामिल नहीं हुए। इसके बजाय वे निरीक्षण करने के लिए खिड़कियों या बालकनियों पर खड़े हो गए। यही वह क्षण था जब सामान्य रईस जो इधर उधर उन्मत्त होकर भाग रहे थे, धीरे धीरे शांत हो गए।
अंधेरे और तेज चीख पुकार के कारण वे अनिश्चित थे कि वास्तव में क्या हुआ था। वे बस इतना जानते थे कि ड्यूक नेगन का सामना किसी हत्यारे से हो सकता है। एल्गर विल्सन ने अपना जबड़ा भींच लिया और हिलिस्टन बरो में नगरपालिका उद्यान के रास्ते का अनुसरण करते हुए ड्यूक नेगन की हवेली से बाहर भाग गया। वह इस अवसर को चूकने को तैयार नहीं था, चाहे आशा कितनी भी छोटी क्यों न हो। अचानक उसने एक आवाज सुनी जो हवा के झोंके से उसकी ओर आए। पीछा जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। पीछा जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। कार्डिनल स्नैक। अल्जीरिया की आवाज बस कुछ कदम आगे चलने के बाद रुक गई। वह हैरान होकर आसमान की ओर देखने लगा। उसने कार्डिनल स्नैक को देखा, जिसने कई तूफानों के प्रतीकों से सजी काली पोशाक पहनी हुई थी, जो जंगल और मानव निर्मित झील के ऊपर तैर रहा था और नीचे की ओर देख रहा था। एल्गर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और कारण पर विचार किए बिना तेजी से उस ओर बढ़ गया जहां कार्डिनल था। जैसे ही वह अपनी स्थिति के करीब पहुंचा, उसने स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपनी नाविक क्षमताओं का उपयोग किया। ईश्वर के मंत्रोच्चार ने कोई अभिव्यक्ति नहीं दिखाई, लेकिन उसकी मुद्रा से यह स्पष्ट हो गया कि वह गंभीर था। उसके खुले सफेद बाल, जो उसकी काली टोपी के नीचे से झांक रहे थे, हवा के साथ लहरा रहे थे, जिससे उसकी कठोर चांदी जैसी आंखों पर जोर पड़ रहा था। एल्गर ने अपनी निगाहें हटा ली और जंगल से बाहर भाग गया। उसकी आंखों में अचानक लाल चांदनी को प्रतिबिंबित करने वाले शांत तालाब का दृश्य उभर आया। तालाब की सतह पर किनारे के पास एक लंबी आकृति तैर रही थी। उस आकृति में एक अनोखा चौड़ा जबड़ा था। उसके भूरे बाल पोनीटेल में बंधे थे। उसकी गहरी हरी आंखें ठंडी फिर भी खाली थीं। किलांगोस, रियर एडमिरल तूफान किलांगोस। एल्गर पहले तो आश्चर्यचकित रह गया, फिर उसे आश्चर्य और खुशी दोनों महसूस हुई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और यहां तक कि उसे ये भी संदेह था कि अंधेरे के कारण उसे मतिभ्रम हो रहा था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उसने अचानक देखा कि किलांगोस का चेहरा तेजी से सड़ रहा है। उसमें से पीला हरा तरल पदार्थ निकल रहा था। उसका मांस टुकड़े टुकड़े होकर छिल रहा था। पैट पैट पैट। किलांगोस के चेहरे पर जो कुछ बचा था वह एक खोपड़ी थी। उसकी दो खाली आंखें अपनी जेब से झील के किनारे जमीन पर गिर गईं। किलांगोस पूरी तरह से अलग हो गए। उसके कपड़े उसके सड़ते हुए मांस और सफेद हड्डियों पर लिपटे हुए थे और चमकती चमक को अवरुद्ध कर रहे थे। 20 सेकंड से भी कम समय में 7 समुद्री डाकू एडमिरलों में से एक किलांगोस अल्जीर की आंखों के सामने रहस्यमय तरीके से मर गया था। यह चौंकाने वाला दृश्य अल्जीरिया के दिमाग में गहराई से अंकित हो गया। इससे उसे संदेह हुआ कि क्या वह कोई भयानक दुष्स्वप्न देख रहा है। क्या हो रहा था? क्या किलांगोस सफलतापूर्वक भाग नहीं पाए? उसकी मृत्यु इतनी सरलता से, फिर भी इतने रहस्यमय तरीके से यहाँ क्यों हुई? उसने ऐसा क्या सामना किया कि इतने कम समय में उसकी जान चली गई? वह अनुक्रम 6 पवन धन्य है, रेंगने वाली भूख का मालिक है। ये किसने किया? किलांगोस को मारने का मकसद क्या था? जैसे ही अल्जीर के दिमाग में अनगिनत विचार आए, उसने ईश्वर के मंत्र स्नैक की करिश्माई आवाज सुनी। क्या आपने किसी और को जानकारी दी? क्या कोई और है जो इस जानकारी के बारे में जानता है? एल्गर तुरंत शांत हो गया। उसने किलांगोस के अवशेषों पर नजर डाली और एक स्पष्टीकरण दिया जो उसने तैयार किया था। जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चला, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अंदर ही अंदर बड़बड़ाने लगा। तथ्य यह है कि स्नैक टुसोक नदी के किनारे टहलने गया था, जिससे मुझे उसे ढूंढने में समय बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। किलांगोस शायद ड्यूक नेगन की हवेली से बच भी नहीं पाया था। बेशक उसने हाई सीक्वेंस के सामने ये कहने की हिम्मत नहीं की थी। बियॉन्ड, वह केवल सम्मानपूर्वक और विनम्रतापूर्वक जारी रख सका। जिस कार्मिक ने सीधे सूचना प्राप्त की, उसने इसके लिए खुद को बलिदान कर दिया, और इसके स्थानांतरण के दौरान किसी ने भी पत्र नहीं खोला। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता कि क्या इस जानकारी के स्रोत पर कोई रिसाव था। चूंकि हम इसके बारे में जान सकते थे, दूसरों को भी पता चल सकता था। जैसे ही अल्जीर ने बात की, उसने कुछ अनुमान लगाए कि रियर एडमिरल तूफान किलांगोस को किसने मारा। वह व्यक्ति या संगठन जिसने किलांगोस को ड्यूक नेगन की हत्या करने का काम सौंपा था। चूंकि किलांगोस पहले ही सफलतापूर्वक भाग निकला था और किसी भी जानकारी के लीक होने का कोई खतरा नहीं था, इसलिए उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यह मैं होता तो मैं किलांगोस को नीचे गिरा देता और एक और हत्या का प्रयास करता, जब हर कोई आश्वस्त था कि उसने बैकलैंड छोड़ दिया है। इसके अलावा किलांगोस को केवल खुद पर भरोसा है, इसलिए वह अपनी हत्या की योजना किसी को नहीं बताएगा। ड्यूक नेगन सितंबर में अपने बिल प्रस्ताव की तैयारी के लिए हाल ही में सभाओं का आयोजन कर रहे हैं, इसलिए प्रचुर अवसर है। किलांगोस के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो सही ढंग से भविष्यवाणी कर सके कि वह कब हमला करेगा। वो जब तक वह व्यक्ति पैगंबर न हो, लेकिन इसकी संभावना नहीं है। अन्य गुट, संभव नहीं। मिस जस्टिस ने मिस्टर फूल से प्रार्थना की कि जैसे ही उन्हें कोई समस्या दिखे, वह तुरंत सूचना दे दे। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि कोई अन्य संगठन उसी समय सूचना प्राप्त कर सकता। मिस्टर फूल, अल्जीरिया एक संभावना के बारे में सोचते ही चौंक गया। जिसने मारा वह श्रीमान था, मूर्ख भक्त। वह बैकलियन में था और इस तरह उसने मदद की। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, अल्जीरिया को उतना ही अधिक लगा कि यह अनुमान सच्चाई के करीब था। केवल टेरो क्लब के सदस्यों और अधीनस्थों को ही समय पर सूचना मिल सकती थी। केवल द फूल्स एडोरो की मदद ही इसे इतना रहस्यमय और बिना उद्देश्य वाला बना सकती है। जैसे ही वह अपने विचारों में डूबा हुआ था, कार्डिनल स्नेक एक पल के लिए चुप हो गया। उन्होंने बाकी आदेशित दंडकों से कहा, जो आगे बढ़ रहे थे, किलांगोस मर चुका है। एक हाई सीक्वेंस बियोडर या किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने समान स्तर की सीलबंद कलाकृतियों का इस्तेमाल किया था, उसे मार डाला। लेकिन ये काफी खतरनाक और अत्यधिक असंभावित है। प्रारंभिक विश्लेषण के बाद मेरा मानना है कि हाई सीक्वेंस बियॉन्ड मौत के रास्ते का है। शायद न्यूमिनस एपिस्कोपेट का सदस्य है, लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसे मैं जानता हूं। इसके किसी अन्य गुप्त संगठन का सदस्य होने की भी संभावना है। मकसद स्पष्ट नहीं है। न्यूमिनस एपिस्कोपेट की उत्पत्ति दक्षिणी महाद्वीप से हुई थी। किंवदंती है कि इसे सबसे पहले मृत्यु के वंशज द्वारा मृत्यु को पुनर्जीवित करने के प्रयास में बनाया गया था। दक्षिणी महाद्वीप पर उपनिवेश स्थापित होने के बाद वे लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन वे जिद करके बचे रहे और उत्तरी महाद्वीप के देशों में फैल गए। एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर, हाँ, केवल एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर ही इतने कम समय में किलांगोस को मार सकता था। मिस्टर फूल का मात्र एक प्रशंसक पहले से ही इतने ऊंचे क्रम पर है। वह एक देवता है। एल्गर ने एक बार फिर मांस और हड्डी के ढेर की ओर देखा। वह हर चीज से अलग महसूस कर रहा था, जैसे कि उसने अपनी सारी भावनाएं खो दी हो। वह स्तब्ध खड़ा सब कुछ देखता रहा। अगर मैं किसी दिन मिस्टर फूल को धोखा दे दूं, तो उसके मन में अचानक ऐसा विचार आया।
तुरंत ही उसके दिमाग में तेजी से सड़ रहे किलांगोस का भयानक दृश्य उभर आया। एल्गर कांपने और अपना सिर नीचे करने से नहीं रोक सका। साथ ही उन्होंने आराम भी किया। चूंकि वह बच नहीं सकता था या वापस नहीं लड़ सकता था, तो वह केवल वफादार रहना ही चुन सकता था। ओफ, किलांगोस के मर जाने के बाद अब कोई भी मुझे उस रहस्य के बारे में धमकी नहीं दे सकता है। उसने सांस छोड़ी, उसकी चिंताएं पूरी तरह गायब हो गईं। ड्यूक नेगन की हवेली में ऑड्रे हॉल, जो अपनी मां और अन्य रईसों के साथ हत्या पर चर्चा कर रही थी, उसने अपने पिता को दरवाजे पर आते देखा। उसे एक बहाना मिल गया और वह विश्राम कक्ष से निकलकर मुख्य हॉल की बालकनी में चली गई। पिताजी, क्या कुछ गड़बड़ है? ऑड्रे ने अपनी हरी आंखों से काउंट हॉल को देखा। उसकी हरी आंखें उसकी मां से आई थी, उसके पिता से नहीं। काउंट हॉल मुस्कुराया। इसका समाधान हो गया है मेरे बच्चे, तुम्हें अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या तुमने किसी को बताया कि बैरन ग्रैमर एक धोखेबाज था? नहीं, ऑड्रे ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। मैंने केवल एक लगभग ईश्वरीय अस्तित्व के बारे में बताया था। उसने अपने दिल में जोड़ा। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर खुद को समझाया, तुम्हारे कहने के बाद मैं बाथरूम में गई, फिर मां कहाँ थी? तुम उनसे पूछ सकते हो। अच्छा ऐसा है। काउंट हॉल ने सिर हिलाया और उल्लेख करने से पहले कुछ और नहीं कहा। किलांगोस मर चुका है। किसी ने उसे मार डाला। कौन? ऑड्रे जितनी उत्साहित थी उतनी ही हैरान भी थी। पता नहीं, हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हत्यारे ने किलांगोस को क्यों मारा। ये सचमुच समझ से परे है। काउंट हॉल रुक गया। शायद यह कोई व्यक्ति या संगठन है, एक गुप्त और शक्तिशाली संगठन है। अस्पष्ट मकसद, एक गुप्त शक्तिशाली संगठन। क्या यह मिस्टर फूल का प्रशंसक हो सकता है? ये हमारा टैरो क्लब हो सकता है। ऑड्रे को अचानक एक मानसिक अनुभूति हुई। जैसे ही उसका दिमाग घुमा, ऑड्रे ने एक साथ कई चीजों का विश्लेषण किया। मिस्टर हैंडमैन ने कहा कि किलांगोस एक अकेला भेड़िया था जो किसी पर भरोसा नहीं करता। केवल उसे ही अपनी योजना के बारे में पता होगा। उसके बारे में मेरी शुरुआती खोज के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए था जो जानता था कि वह आज रात हत्या का प्रयास करेगा। मैंने केवल फादर और मिस्टर फूल को बताया था कि मुझे संदेह है कि किलांगोस बैरन ग्रामीर के वेश में था। हालांकि इसमें एक टेलीग्राम केबल है ड्यूक नेगन की हवेली और वह मदद मांगने के लिए समय पर जानकारी भेजने में सक्षम होता। इसे छिपाने का कोई कारण नहीं है। पिताजी की उलझन का तात्पर्य है कि जिस शक्तिशाली व्यक्ति ने किलांगोस को मार डाला वह उनकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं था। उपरोक्त सभी को मिलाकर मैं लगभग निश्चित हो सकता हूं कि किलांगोस को मारने वाला व्यक्ति मिस्टर फूल का प्रशंसक था। साथ ही केवल टैरो क्लब का अनोखा मॉडल ही स्पष्ट उद्देश्यों के साथ ऐसी अजीब स्थिति पैदा कर सकता है। किलांगोस अनुक्रम 6 पवन धन्य था और उसके पास जादुई वस्तु थी, रेंगने वाली भूख। बिना कोई निशान छोड़े उसे तुरंत मारने में सक्षम होने के लिए ये केवल एक हाई सीक्वेंस ब्यूडर ही हो सकता है, जिसे डेमिगॉड्स के नाम से भी जाना जाता है ना? यह हो सकता है कि उसने एक सीलबंद कलाकृति का इस्तेमाल किया हो जिसमें अत्यधिक खतरा हो। संभावना के बावजूद ये दर्शाता है कि मिस्टर फूल का प्रशंसक बेहद शक्तिशाली है। मिस्टर फूल अपनी प्रतिष्ठा पर कायम है। इसके बावजूद मैंने निश्चित रूप से सुराग प्रदान किए हैं, इसलिए मिस्टर हैंडमैन को अपना वादा पूरा करना होगा और मुझे रेनबो सैलामेंडर की पिट्यूटरी ग्रंथि सौंपनी होगी। ये हमारे टैरो क्लब का पहला मिशन होना चाहिए, है ना? 7 समुद्री डाकू एडमिरलों में से एक किलांगोस हमारी वजह से मर गया। अपनी बेटी को देखकर जो उत्साहित लग रही थी, काउंट हॉल जो अपनी युवावस्था में एक सुंदर आदमी था, हल्के से खांसा और गंभीरता का मुखौटा लगाकर अपनी बेटी को चेतावनी दी। ऑड्रे, मुझे पता है कि तुम रहस्यवाद में बहुत रुचि रखते हो और मैं सामान्य रूप से सहन करता हूं, लेकिन आपको इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। आप इसके बारे में पूछ भी नहीं सकते। एक वयस्क के रूप में आपको रानी द्वारा बैकलैंड सामाजिक परिदृश्य की घटनाओं से परिचित कराया जाएगा। याद रखें कि एक भयानक ब्यूडर या एक शक्तिशाली छिपा हुआ संगठन खतरे के बराबर है। हाँ पिताजी, ऑड्रे ने आकर्षक ढंग से उत्तर दिया। मैं बस थोड़ा उत्सुक था। जिज्ञासा भी काम नहीं करेगी, काउंट हॉल ने जोर दिया और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन एक असहाय मुस्कान छोड़ दी। ठीक है, ऑड्रे ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। मैं पूरी घटना को आपसे बेहतर समझती हूँ। उसने मन ही मन एक मूर्खतापूर्ण चेहरा बनाया। काउंट हॉल ने सोचा और सौम्य मुस्कान के साथ कहा, भले ही आप आज रात की नायिका हैं, ड्यूक नेगन की रक्षक। किलांगोस के मरने का आधा कारण आंशिक रूप से आपकी वजह से है और इनाम के साथ भी ऐसा ही है। बेशक यदि कोई भी व्यक्ति किलांगोस को मारने की बात स्वीकार नहीं करता है और इनाम प्राप्त करने के लिए आता है, तो इसका शेष आधा हिस्सा भी आपका होगा। ये कुल मिलाकर 10,000 पाउंड होगा। हम इंटिस रिपब्लिक द्वारा स्थापित इनाम, फेसेक साम्राज्य और अन्य देशों और संगठनों को भी प्राप्त किया जा सकता है। रूपांतरण के बाद कुल मिलाकर लगभग 20,000 पाउंड होना चाहिए। ड्यूक नेगन ने वादा किया था कि वह आपको देसी खाड़ी में अपनी अवकाश संपत्ति उपहार के रूप में देगा। इसमें एक विशाल रबर वृक्षारोपण भी शामिल है। मुझे वार्षिक लाभ का ठीक पता नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से कम नहीं होगा। उसने 8,000 खर्च किए तब इसे खरीदने के लिए पाउंड मिले और बाद में यहाँ तक कि एक घर भी बनाया और रोपण के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज भी खरीदे। ऑड्रे, जिसके पास पहले से ही 3 लाख पाउंड की विरासत थी, को अमीर माना जाता था। हालांकि लगभग 40,000 पाउंड का इनाम अभी भी आय की एक बड़ी राशि थी। कई कुलीन महिलाओं को दहेज के रूप में इतनी रकम भी नहीं मिलती। अगस्त में एक कुलीन और व्यवसाय के विवाह में एक करोड़पति की बेटी मिस मैरी ओल्डरबरी के पास केवल 80,000 पाउंड का दहेज था। मैंने कभी इनाम के बारे में नहीं सोचा। ऑड्रे मन ही मन बुदबुदाया। अचानक उसे कुछ ख्याल आया। यदि उसे इनाम मिलता और उसका नाम फैलता तो द हैंडमैन आसानी से पता लगा सकता था कि जस्टिस कौन था। ऐसा नहीं हो सकता। टैरो क्लब के सदस्य के रूप में मुझे रहस्य की भावना बनाए रखनी होगी। ऑड्रे ने अपने पिता की ओर देखा और अपने शब्दों को पुनः व्यवस्थित किया। पिताजी, मैं थोड़ा चिंतित हूँ। क्यों, क्या हुआ? काउंट हॉल ने चिंता में पूछा। अगर यह फैल गया कि मुझे पता चला कि किलांगोस बैरन ग्रामीर के भेष में था, तो मुझे डर है कि उसके अधीनस्थ मुझसे बदला लेंगे। मुझे डर है कि जिसने भी किलांगोस को ड्यूक नेगन की हत्या करने का निर्देश दिया, वह मुझे निशाना बनाएगा। ऑड्रे ने कोशिश की खुद को दयनीय, कमजोर और असहाय दिखाने के लिए। काउंट हॉल ने उत्तर दिया, मैं आपकी सुरक्षा के लिए किसी को नियुक्त करूंगा। फिर उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, वास्तव में आपको ऐसा जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने किलांगोस को मार डाला, उसने क्रीपिंग हंगर ले लिया। बेशक एक हाई सीक्वेंस ब्यूरो के लिए वह मजबूत नहीं होगा हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त मकसद।
हाँ, मैं ड्यूक नेगन को इसे गुप्त रखने के लिए सूचित करूंगा और किसी और को आपकी ओर से इनाम प्राप्त करने और आपको निजी तौर पर मुआवजा देने के लिए कहूंगा। फिर काउंट हॉल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सचमुच मेरी बेटी हो। तुमने इतनी आसानी से 40,000 पाउंड कमा लिए। ये तुम्हारी वर्तमान संपत्ति के 10वें हिस्से से भी अधिक है। 3 लाख पाउंड वह था जो उसने उसके लिए पहले से अलग रखा था। जब उसकी शादी उसकी बेटी की विरासत के रूप में हो जाएगी तब भी वह एक और हिस्सा जुड़ेगा। क्या मैं भी उतना ही अच्छा हूं जितना आप थे? ऑड्रे ने खुशी से जवाब देते हुए पूछा। काउंट हॉल ने अपना सिर हिलाया और हंसा। मैं जितना था उससे कहीं बेहतर। मेरे पहले व्यावसायिक उद्यम से लाभ केवल 60 पाउंड था। ऑड्रे अचानक बेहद रोमांचित हो गई। 40,000 पाउंड का इनाम प्राप्त करने, अपने पिता की प्रशंसा पाने, किलानगोस की मृत्यु का कारण बनने, एक असाधारण कार्य पूरा करने से प्राप्त संतुष्टि और रेनबो सैलामेंडर की पिट्यूटरी ग्रंथि का इनाम जो उसे द हैंडमैन से मिलने वाला था, ने उसकी खुशी को बढ़ा दिया। मैं वास्तव में मिस्टर फूल को आश्वस्त करने के लिए इसकी रिपोर्ट करना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक शक्तिशाली रहस्यमय प्राणी ने अज्ञात उद्देश्य से किलानगोस की हत्या कर दी। हो सकता है कि कोई मुझे गुप्त रूप से देख रहा हो, किलानगोस की मौत के बारे में सुराग ढूंढ रहा हो। मैं असामान्यता का कोई संकेत नहीं दिखा सकता। पूरी शुरुआत से ही मेरे बारे में कुछ भी असामान्य नहीं है, जब तक मैं मिस्टर फूल के मानद नाम का उच्चारण करने का प्रयास नहीं करता। यदि मिस्टर फूल का प्रशंसक वास्तव में हत्यारा था तो उसे परिणाम पहले से ही पता होना चाहिए। उसे इसकी आवश्यकता नहीं होगी कि मैं उसे इसकी सूचना दूं। ठीक है, क्या मुझे आराधना करने वाले के साथ इनाम साझा करने की जरूरत है? नहीं, 20,000 पाउंड हस्तांतरित करने के लिए चाहे किसी भी प्रकार की भुगतान पद्धति का उपयोग किया जाए, ये निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करेगा। मैं जोखिम नहीं ले सकता। साथ ही हमेशा द हैंडमैन ही मिस्टर फूल से मदद मांगता रहा है। तकनीकी रूप से उसे इनाम देना चाहिए। हाँ, आखिरकार उसने घोषणा की कि उसके पास सम्राट रोजेल की डायरी के कई पन्ने हैं। मैं मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए मिस्टर फूल को धन्यवाद देने के लिए डायरी के और पन्ने इकट्ठा करने का प्रयास करूंगा। उसे निश्चित रूप से फालतू पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। ऑड्रे ने तुरंत अपनी अगली रणनीति तय कर ली। ड्यूक नेगन की हवेली में एक गुप्त अध्ययन कक्ष में मोटा और लंबा ड्यूक एक मेज के पीछे ऊंची कुर्सी पर बैठा था। वह सिगार पी रहा था और उसने ईश्वर के मंत्र स्नैक, प्रधानमंत्री अयूर नेगन और उसके सामने मौजूद अन्य लोगों को देखा। हमारे वर्तमान ज्ञान के आधार पर हम अभी भी हाई सीक्वेंस ब्योडर की पहचान के बारे में निश्चित नहीं है जिसने किलानगोस को मार डाला। प्रधानमंत्री अगुएसिड नेगन अभी राजा की ओर से आए थे। आर्चबिशप स्नैक ने सिर हिलाया। हमने तय कर लिया है कि यह हाई सीक्वेंस बियॉन्डिज्म में से कोई नहीं है जिससे हम परिचित हैं या न्यूमिनस एपिस्कोपेट भी नहीं है। हमारे पास यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि यह एक शक्तिशाली रहस्यमय बियॉन्डर है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। निस्संदेह हमने इस संभावना को समाप्त नहीं किया है कि वह व्यक्ति किसी खतरनाक सीलबंद कलाकृति का उपयोग कर रहा था। ड्यूक नेगन ने अपना सिगार पकड़ा और कहा, शायद ये सिर्फ एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर नहीं था। उस व्यक्ति के पीछे एक छिपा हुआ संगठन हो सकता है, एक छिपा हुआ संगठन जिसके बारे में हम पर्याप्त नहीं जानते हैं। अन्यथा वे नहीं होते किलानगोस पर इतनी सटीकता से घात लगाने में सक्षम। हाँ, शायद आज रात की गेंद पर मेहमानों में से एक उनका सदस्य है। उनके भाई प्रधानमंत्री अगुएसिड ने गंभीरता से कहा, उस संभावना के बावजूद हमें सावधान रहना होगा। हमें हाई सीक्वेंस बियॉन्डर की पहचान, बैकलून में उसकी उपस्थिति का उद्देश्य और उसने किलानगोस को क्यों मारा, इसका शीघ्र पता लगाना होगा। उद्धरण चिन्ह। एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर जिसके बारे में वे नहीं जानते थे, जो बैकलून में भटक रहा था, सरकार और 3 प्रमुख चर्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि अनुक्रम 4 या अनुक्रम 3 बियॉन्डर अपने युद्धपोतों के तोप हमलों का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सामने से हमले का अनुभव करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनके पास बहुत अधिक रहस्यमय शक्ति थी, इसलिए वे लोहे से बने युद्धपोतों से भी अधिक खतरनाक अस्तित्व में थे। इसी कारण से उन्हें डेमिगॉड्स कहा जाता था। ईश्वर का मंत्र स्नैक खड़ा हुआ और बोला, मुझे कुछ व्यवस्था करने दीजिए और चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस, चर्च ऑफ द गॉड ऑफ स्टीम और मशीनरी हाइव माइंड से संपर्क करने दीजिए। प्रधानमंत्री अगुएसिड ने वादा किया, महामहिम सेना और खुफिया एजेंसियों को सहयोग करने की अनुमति देंगे। बैकलैंड के नॉर्थ बरो के एक होटल में अज़िक एक गैस लैंप के नीचे बैठ गया और अपने सामने दस्ताने को देखा। दस्ताना बहुत पतला था, मानो वह मानव त्वचा से बना हो। ऐसा लग रहा था कि जब तक यह मांस और खून से भरा रहेगा, यह एक हाथ में बदल जाएगा। अज़िक ने बहुत देर तक उसे देखा। पीड़ा और दर्द से उसका चेहरा अचानक विकृत हो गया और वह बुदबुदाया, मुझे लगता है मैंने पहले भी उनके साथ सहयोग किया है। क्लेन पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया क्योंकि उसे जस्टिस या द हैंडमैन से कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी, न ही उन्हें श्री अज़िक से कोई उत्तर मिला। वह किलानगोस के साथ हुई घटना के परिणाम के बारे में सोचता रहा। यदि मिस जस्टिस और मिस्टर हैंडमैन ने लापरवाही से मुझसे संपर्क करने की हिम्मत नहीं की होती तो ये काफी बड़ा दृश्य होता। लेकिन मिस्टर अज़िक ने मेरे पत्र का उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या वह इसमें शामिल नहीं था या कोई दुर्घटना हुई थी? क्या किलानगोस ने उसे चोट पहुंचाई? जम्हाई लेते समय क्लेन ने अपना हाथ बढ़ाया और अपना मुंह ढक लिया। वह ट्रकलेस गाड़ी पर चढ़ गया जो जॉटलैंड स्ट्रीट की ओर जा रही थी। अतिरिक्त रियर एडमिरल तूफान किलानगोस बैकलैंड में मारा गया। अतिरिक्त रियर एडमिरल तूफान किलानगोस बैकलैंड में मारा गया। जैसे ही गाड़ी रवाना होने वाली थी, क्लेन ने अचानक पेपरबॉय की आवाज सुनी, जो सम्राट रोजेल के आविष्कारों में से एक था। क्लेन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया क्योंकि उसने तुरंत एक पैसा निकाला और टिंगन मॉर्निंग पोस्ट खरीद ली। कई यात्रियों ने यही विकल्प चुना। उसने अखबार खोला और जल्दी से शीर्षक पढ़ा। बैकलैंड में ड्यूक के अंगरक्षक द्वारा समुद्री डाकू किलानगोस की गोली मारकर हत्या कर दी गई। किलानगोस की मृत्यु हो गई। श्री अज़िक ने ऐसा किया। क्लेन गहरी सोच में पड़ गया और खुद पर व्यंग्य करने लगा। पर्दे के पीछे का बॉस होने के नाते मुझे वास्तव में समाचार पत्रों से परिणाम का पता लगाना था। किलानगोस के साथ जो हुआ उसे कवर करने वाला लेख लंबा नहीं था और इसमें केवल समय, स्थान, शामिल लोग और परिणाम बताया गया था। जैसा कि कहा जाता है, सामग्री जितनी संक्षिप्त होगी, स्थिति उतनी ही गंभीर होगी। कल रात 8 या 9 बजे बैकलैंड में जो कुछ हुआ, उसकी रिपोर्ट आज सुबह टिंगन सिटी में पहले से ही की जा रही है। सम्राट रोसेले के असाधारण योगदान के कारण इस दुनिया में जानकारी का प्रसार बहुत धीमा नहीं है।
ये समारोह में भाग लेने वाले रईसों या मंत्रियों में से एक रहा होगा जिसने ये जानकारी किसी रिपोर्टर को लीक की होगी। फिर उस रिपोर्टर ने इस सनसनीखेज खबर को विभिन्न काउंटियों में समाचार कंपनियों को भेजने के लिए टेलीग्राफ का उपयोग किया। सुबह के अखबार आमतौर पर रात में तैयार किए जाते हैं और सुबह वितरित होने से पहले आधी रात के बाद मुद्रित किया जाता था। इस लेख में बदलाव करने और प्रकाशित करने के लिए बस पर्याप्त समय था। बस इस समाचार के आधार पर इंडियन मॉर्निंग पोस्ट 1000 अतिरिक्त प्रतियां बेचने में सक्षम होगा और यह केवल इस शहर पर विचार कर रहा है। अंततः शांत होने से पहले क्लेन के विचार अधिक से अधिक विचलित हो गए। चूंकि रियर एडमिरल तूफान किलांगोस मर चुका है, इसका मतलब है कि भले ही श्री इज़िक घायल हो गए हों, यह बहुत गंभीर नहीं होगा। यदि यह गंभीर होता तो उन्हें निश्चित रूप से मैंडेटेड पेनिशेस या ड्यूक नेगन के बियोडर अंगरक्षकों द्वारा पकड़ लिया गया होता किलांगोस की खोज में। और ऐसी स्थिति का सामना करने पर मिस जस्टिस और मिस्टर हैंडमैन निश्चित रूप से मुझे इसकी रिपोर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। उत्तरार्ध का न होना यह बताने के लिए पर्याप्त है कि सब कुछ नियंत्रण में है। हाँ, यदि श्री इज़िक ने मुझे उत्तर नहीं दिया या यदि मिस जस्टिस और मिस्टर हैंडमैन ने आज रात तक मुझसे प्रार्थना नहीं की तो मैं विस्फोट कर दूंगा। दूत को बुलाने और पूछताछ पत्र भेजने के लिए एक बार फिर तांबे की सीटी बजाई। आराम करते हुए क्लेन ने अपना ध्यान अखबार से हटा दिया। फिर उसने सार्वजनिक गाड़ी का सर्वेक्षण किया। अधिकांश लोग जो इस तरह के परिवहन का खर्च उठा सकते थे, पढ़ सकते थे और अतिरिक्त शब्द के प्रभाव में कई लोगों ने इंडियन मॉर्निंग पोस्ट खरीद ली थी। अब उनमें से कुछ चुपचाप घटना पर चर्चा कर रहे थे। समुद्री लुटेरों के राजा और एडमिरल लंबे समय से समुद्री मार्गों पर आतंक मचा रहे हैं। जब वे विभिन्न देशों के युद्धपोतों को देखते हैं तो वे पीछे हट जाते हैं, लेकिन वे व्यापारिक जहाजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। भले ही किलांगोसी थे एक दशक से भी कम समय के लिए 7 समुद्री डाकू एडमिरलों में से एक के रूप में शामिल किया गया, वह सरकार द्वारा मारा जाने वाला पहला व्यक्ति है। सच कहूं तो मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि वह बैकलैंड में क्या कर रहा था। जब एक समुद्री डाकू समुद्र छोड़ता है तो मृत्यु होती है एक पूर्वानुमानित परिणाम। आशा करते हैं कि भविष्य में और अधिक विस्तृत रिपोर्ट होगी। तूफान के पवित्र भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि ड्यूक नेगन के किस अंगरक्षक ने किलांगोस को मार डाला। उसका इनाम पूरे 10 था, 000 पाउंड। 10,000 पाउंड। अगर मेरे पास 10,000 पाउंड होते तो मैं तुरंत अपनी नौकरी छोड़ देता और 2 या 3 मध्यम आकार की नर्सरी खरीद लेता। मैं कुछ उपनिवेशी कंपनियों और रेलरोड कंपनियों के शेयरों में निवेश करूंगा और हर साल एक स्थिर लाभांश प्राप्त करूंगा। ये केवल इस साम्राज्य का इनाम है। इंटिस्फेसेक, फेनापोर्टर और कुछ व्यापारी संगठनों के पास भी रियर एडमिरल हरिकेन किलांगोस के लिए इनाम है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक अखबार होगा जो इनामों की पूरी सूची देगा। 10,000 पाउंड। ये सुनकर क्लेन हैरान रह गया। अपने पहले से ही प्रभावशाली वेतन के साथ बिना खाए पिए भी इतना पैसा बचाने में सक्षम होने में उन्हें 20 साल लगेंगे। यदि केवल इसे भूल जाओ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे लिए इनाम का दावा करना असंभव होगा। उसने थोड़ा उदास होकर अखबार मोड़ा और गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा। इस बिंदु पर उन्होंने अंततः निष्कर्ष निकाला कि रियर एडमिरल तूफान किलांगोस के साथ घटना समाप्त हो गई थी। जो कुछ बचा था वह ढीले सिरों को बांधना था, जैसे कि रोसेले की डायरी का बैच जिसके बारे में द हैंडमैन ने उससे वादा किया था। अल्पविराम। बैकलियन, चेरवुड बरो, फोर्सवॉल और ज़ेओडेरेचा सड़क के किनारे वरवार्ड बैंक की निकटतम शाखा की ओर चल रहे थे। ऐसा लगता है कि मेरा पैसा बिना मुझे बताए गायब हो गया है। फोर्स ने आह भरी। जियो को भी ऐसा ही लगा। ये सही है। सौभाग्य से मेरी पुस्तक स्टॉर्मविंड माउंटेन विला काफी लोकप्रिय है और मेरे खाते में अभी भी रॉयल्टी भेजी जा रही है। अन्यथा मुझे एक क्लिनिक या अस्पताल ढूंढना होगा और एक बार फिर डॉक्टर बनना होगा। फोर्स ने संतुष्टि और चिंता दोनों में आह भरी। जियो ध्यान से पूछने से पहले एक पल के लिए चुप हो गया। क्या किलांगोस की जांच एक लेखक के रूप में आपकी स्थिति को प्रभावित करेगी? आखिरकार हम अनिवार्य पुनिशेस, नाइटहॉक्स और बाकी लोगों के ध्यान में हो सकते हैं। नहीं, केवल एक ही वे आप पर ध्यान केंद्रित करेंगे। फोर्स हंसे। आप ही वह व्यक्ति थे जिसने किसी को पुलिस रिपोर्ट करने के लिए भेजा था। उसी के लिए जिसने पत्र भेजा था और वह व्यक्ति जो ईस्ट बरो की गलियों और गिरोहों के बीच प्रसिद्ध था। जहां तक मेरी बात है फोर्सवॉल, मैं अभी भी सबसे लोकप्रिय हूं बेचने वाला लेखक। जियो ने चकित होकर कहा, तो तुम इतने समय से बस मेरे साथ ही रही हो? फोर्स ने उसके बालों को सहलाया और हंसा। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक दिलचस्प अनुभव था? इस अनुभव ने मुझे मेरे काम के लिए बहुत जरूरी प्रेरणा प्रदान की है। मेरा अगला उपन्यास अचानक हुई क्रूर हत्या के बारे में होगा। जियो रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बातचीत कैसे जारी रखी जाए। वो बस इतना ही कर सकती थी कि वह उदास होकर आगे बढ़ती रही, एक मोड़ लेना भूल गई जब तक कि फोर्स ने उसे पीछे नहीं खींच लिया। उसी समय उन्होंने एक पेपर बॉय के चिल्लाने की आवाज सुनी। अतिरिक्त, अतिरिक्त, रियर एडमिरल तूफान किलांगोस बैकलैंड में मारा गया। उद्धरण चिन्ह। अल्पविराम। आह, क्या? जियो और फोर्स ने असमंजस में एक दूसरे को देखा। उन्हें तब होश आया जब पेपर बॉय ने खुद को कई बार दोहराया। क्या किलांगोस मर गया है? फोर्स को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही थी। वह मर चुका है। वह अचानक कैसे मर गया? जियो, जो इस निर्दयी समुद्री डाकू के अभियोजन से छिपने की कोशिश कर रहा था, हैरान और स्तब्ध था। यह क्या इसके लिए सामान्य प्रक्रिया का पालन नहीं करना पड़ता? सबसे पहले वे किलांगोस के मकसद की पुष्टि करने के लिए सुराग ढूंढते हैं, फिर वे शक्तिशाली बियोडर्स को इकट्ठा करेंगे और उस पर हमला करेंगे। समुद्री डाकू को मारना आखिरी कदम था, लेकिन किलांगोस को मार दिया गया, भले ही पहला कदम अभी तक पूरा नहीं हुआ था। वह ऐसे ही मर गया। फोर्स और जियो ने एक दूसरे का आदान प्रदान किया जैसे कि वे दो संगमरमर की मूर्तियां हों। लगभग 1 मिनट बाद जियो ने पेपर बॉय की ओर रुख किया और टुसॉक टाइम्स की एक प्रति खरीदी। ये लोन किंगडम में 3 सबसे अधिक वितरित समाचार पत्रों में से एक था। ओह, किलांगोस वास्तव में मर चुका है। ड्यूक नेगन के अंगरक्षक द्वारा मारा गया। हे देवी, नेगन का अंगरक्षक है। जियो ने हौंकते हुए एक शक्तिशाली बियोडर को छोड़ दिया जो वह कहना चाहती थी। फोर्स ने अपने अच्छे दोस्त की ओर दया की दृष्टि से देखा। ये सोचने के लिए कि आप अखबारों में कही गई हर बात पर विश्वास करेंगे। ठीक है, शायद किसी को किलांगोस के मकसद का पहले से ही एहसास हो गया था और मैंडेटेड पेनिशेस, नाइटहॉक्स, मशीनरी, हाइव माइंड और सेना ने सहयोग किया और एक सफल घात को अंजाम दिया। जियो जम गया और सांस छोड़ी। हमें अब इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अपने सामान्य जीवन में वापस जा सकते हैं, लेकिन हमें पहले से उस पुलिस स्टेशन के प्रभाव क्षेत्र से बचना होगा।
उसने फोर्स की ओर देखा और थोड़ा चिंतित होकर पूछा, आपको क्या लगता है कि मिस ऑड्रे अब हमें कितना भुगतान करेगी? मुझे पता है कि कुछ 100 पाउंड उसके लिए बहुत अधिक नहीं होंगे, लेकिन हमने वास्तव में वह पूरा नहीं किया है जो उसने मांगा था हम में से। नहीं, कम से कम हमने किलानगोज को अपनी मर्जी से पेश किया। जिस कारण से वह कार्रवाई करने के लिए दौड़ा और घात में गिरा, वह निश्चित रूप से कुछ हद तक हमारे योगदान के कारण था। फोर्स ने उसे सांत्वना दी। मिस ऑड्रे की उदारता से वह हमें आधा इनाम देगी, भले ही वह हमें पूरा नहीं दे रही हो। आइए ऐसी आशा करें। जियो ने गहरी सांस ली और आशा भरी दृष्टि से देखा। मुझे आश्चर्य है कि 10,000 पाउंड के इनाम पर कौन दावा करेगा। ये निश्चित रूप से दूसरों की ईर्ष्या को आमंत्रित करता है। अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं बहुत पहले ही सीक्वेंस 7 या 6 बन गया होता, लेकिन मैंने ये अवसर बार बार गंवाया। दोबारा फोर्स को भी थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उसने अपनी सहेली को याद दिलाया, जियो, फिलहाल हमें मिस ऑड्रे से संपर्क नहीं करना चाहिए। उसे अपनी मर्जी से हमसे संपर्क करने दे। किलानगोज की मौत के बारे में बहुत सारे छिपे हुए विवरण हैं। खोज रहे हैं। मिस ऑड्रे अचानक हमें खतरनाक स्थिति में डाल सकती थी। जियो ने पहले सिर हिलाया और फिर आश्चर्य से कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एम्प्रेस बरो जाने के बारे में सोच रहा था? अनुमान लगाने का प्रयास करें। जवाब में फोर्स हंसे। अल्पविराम। एक व्यस्त सुबह के बाद क्लेन ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में लौट आया। उन्होंने डन स्मिथ को बताया, कैप्टन, लेनोवस से जुड़े जिन लोगों की जांच का मैं प्रभारी हूं, उन्हें कोई समस्या नहीं है। वे केवल पीड़ित थे, किसी भी बियॉन्डर घटना से जुड़े नहीं थे। डन ने अपनी दोनों कोहनियां अपनी मेज पर रख दी। फिर कुछ समय के लिए इसे रोके। बाकी सदस्यों की जांच पूरी होने के बाद हम अधिक संभावित संदिग्धों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। हम अपनी सारी जनशक्ति को इस घटना पर निर्देशित नहीं कर सकते। हमें अन्य अचानक होने वाली घटनाओं से सावधान रहना होगा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। क्लेन खड़ा होकर दोपहर के भोजन के लिए जाने ही वाला था कि अचानक उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। कृपया प्रवेश करें, डन ने अपनी मधुर आवाज में कहा। हैंडल हिल गया और रोजन ने अंदर झांका। कैप्टन, कोई यहाँ एक मिशन के साथ आया है। एक मिशन? ऐसा लगता है कि इसका लक्ष्य ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी है, न कि नाइटहॉक स्क्वाड। तो इस बार गलती से हमारे पास कौन आ गया? क्लेन को मन ही मन आश्चर्य हुआ। डन ने कहने से पहले एक पल के लिए सोचा, हम अनुरोध को सुन सकते हैं और अगर यह बहुत परेशानी भरा है तो इसे अस्वीकार कर सकते हैं। कार्यालय से बाहर निकलते ही उसने अपनी शर्ट और बनियान व्यवस्थित की। वह विभाजन के माध्यम से रिसेप्शनिस्ट क्षेत्र में सोफे की ओर अपना रास्ता बना लिया। क्लेन और रोजन उत्सुकता से पीछे चल रहे थे। सोफे पर 2 महिलाएं थीं, दोनों ने काली टोपी और बिना किसी अतिरिक्त रंग के कपड़े पहने हुए थे। उनमें से एक महिला मोटी थी और उसकी त्वचा गोरी थी। उसका चेहरा उसकी टोपी के काले घूंघट से पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था। जब क्लेन ने उसे देखा तो उसे अपनेपन का एहसास हुआ, जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो। जैसे ही वह याद कर रहा था, उसने बगल में दुबली पतली महिला को बोलते हुए सुना, जिस मिशन को हम आपको सौंपना चाहते हैं वह यह है कि आप मैडम शेरोन को ट्रैक करें और उसकी निगरानी करें और उसके अपराधों के सबूत खोजें। मैडम शेरोन। क्लेन को अचानक एक एहसास हुआ और उसे याद आया कि अपनेपन की भावना कहां से आए। जो महिला चुप रही वह संसद सदस्य मेनार की पत्नी थी, जो न्यू पार्टी के नेता की बेटी थी। उसे अपने पति की मृत्यु को स्वीकार करना कठिन लगता है और वह पुलिस विभाग के निष्कर्ष को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसलिए वह एक और जांच करने के लिए निजी तौर पर एक सुरक्षा कंपनी में आए। ये सोचकर कि वह सीधे हमारे पास आई थी। क्लेन ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन हंसा। मैडम शेरोन। डन स्पष्ट रूप से बैरन खोई की विधवा के बारे में जानता था, जो टिंगन में एक प्रसिद्ध सोशलाइट थी। मेनार की पत्नी ने उस दुबली पतली महिला पर नजर डालने के लिए अपना सिर घुमाया जो उसके साथ ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में आई थी, लेकिन उसने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा। काली पोशाक और टोपी पहने दुबली पतली महिला बोलने से पहले अपने शब्दों को तोड़ रही थी। हाँ, मैडम शेरोन, मृतक बैरन खोई की पत्नी। वह हकलाती रही, फिर अचानक गुस्से में बोली, वह बकवास है। उसके शाप को सुनने पर क्लेन को अचानक वह पोन याद आया जो उसने देखा था और मैडम शेरोन का व्यवहार जो सतह पर घबराया हुआ लग रहा था लेकिन अंदर से शांत था। इससे उसे उसके बारे में अफवाहों पर विश्वास हो गया और उसे मृत बूढ़े व्यापारी के लिए खेद महसूस हुआ। ऐसा नहीं है कि मैडम शेरोन दोबारा शादी नहीं कर सकती, लेकिन उसका ढीला व्यवहार वास्तव में बूढ़े बैरन की कब्र को कोयल के लिए एक आदर्श घोंसला बनाने की जगह बनाता है। डन के चेहरे के हाव भाव में कोई खास बदलाव नहीं आया। वह सामने सोफे पर बैठ गया और अपनी मधुर आवाज में बोला, लेकिन इससे वह अपराधी नहीं बन जाती। आप भी स्पष्ट रूप से जानते हैं और मैं भी स्पष्ट रूप से जानता हूं। मैडम शेरोन टिंडन में बहुत प्रभावशाली है। अगर हम उसका पीछा करते और उसकी निगरानी करते तो हमारे लिए बहुत गंभीर परिणाम हो सकते थे। वह एक अपराधी है, दुबली महिला ने गुस्से में कहा। उसने मेरे भाई की मौत का कारण बना, लेकिन उसके उन प्रेमियों ने पुलिस विभाग पर दबाव डाला और उन्होंने कहा कि मेरे भाई की मृत्यु अत्यधिक शराब पीने और लगातार यौन सुख में लिप्त रहने के कारण हुई। वे सभी अपराधी हैं। क्लेन को एहसास हुआ कि दुबली महिला मेनार की बहन थी, जबकि उसे एक बार फिर पुराने बैरन के लिए खेद महसूस हुआ। ये सही है, इस तरह के घोटाले के लिए वह निश्चित रूप से यहाँ एक नौकरानी नहीं भेजेगी। ये बेहतर है अगर अनुरोध परिवार द्वारा किया गया है। उन्होंने आत्मज्ञान में अपना सिर हिलाया। श्रीमती मेनार ने दुबली पतली महिला के हाथ की पीठ थपथपाई और गहरी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, वह एक अपराधी है। यदि आपको इसके कारण कोई नुकसान होता है तो मैं आपके नुकसान की भरपाई करूंगा। वह नई पार्टी के प्रमुख की बेटी के रूप में अपनी पहचान कायम रखती है। यदि पुलिस विभाग मेरे परिणाम से बहुत आश्वस्त नहीं था मीडियमशिप अनुष्ठान, मुझे डर है कि उन्होंने उसके दबाव में समर्पण कर दिया होगा। क्लेन अंदर ही अंदर चिढ़ गया। डन कहने से पहले लगभग 20 सेकंड तक चुप रहा। ठीक है, मेरा एक और सवाल है, आप इतने आश्वस्त क्यों लग रहे हैं कि हमें कुछ मिलेगा? दुबली महिला ने सिर हिलाया और कहा, तंबाकू व्यापारी विक्रोय ने हमें यहाँ पेश किया था। उन्होंने कहा कि आप इस उद्योग में सर्वश्रेष्ठ हैं और ऐसे मिशन पूरा कर सकते हैं जिन्हें पूरा करने में अन्य लोग सक्षम नहीं हैं। तंबाकू व्यापारी विक्रोय, वह कौन है? क्लेन ने अवचेतन रूप से कैप्टन की ओर देखा और देखा कि डन स्मिथ वास्तव में भ्रमित लग रहा था। मैं कितना मूर्ख हूं, मैंने कैप्टन से ऐसी कोई बात याद रखने की उम्मीद क्यों की? आखिरकार मुझे भी ठीक से याद नहीं है, उसने आह भरते हुए कहा। दुबली महिला ने देखा कि 2 संभ्रांत भाड़े के सैनिक भ्रमित दिख रहे थे, इसलिए उसने कहा, आपने उसके अपहृत बेटे को बचा लिया। ओह, उस अपहरण मामले ने मुझे एंटीगोनस परिवार की नोटबुक की खोज तक पहुंचाया।
क्लेन को अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ। डन ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूँ। ये देखकर दुबली पतली महिला ने अपना प्रस्ताव रखा, आपको उस कुतिया का 2 सप्ताह तक पीछा करना होगा और उस पर निगरानी रखनी होगी। भले ही आपको उसके अपराध का कोई सबूत न मिले, आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि कौन उससे मिलने आया था, उसे और वह किससे मिलने गई थी। हम इसके लिए 50 पाउंड का भुगतान करेंगे, और यदि आपको उसके अपराधों का सबूत मिलता है तो हम अतिरिक्त 200 पाउंड का भुगतान करेंगे। जब क्लेन को अचानक याद आया कि उसने केवल खर्च किया था लाल चिमनी घरों के बारे में इतनी सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए जासूस हेनरी को काम पर रखने के लिए 7 पाउंड, वह थोड़ा शर्मिंदा हो गया और कहने से पहले एक पल के लिए सोचा, कोई बात नहीं, हम अब अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। आपको अग्रिम रूप से 20 पाउंड की जमा राशि का भुगतान करना होगा। कैप्टन, हमारे पास अभी वास्तव में जनशक्ति की कमी है। लेनेवस के संबंध में बहुत बड़ा मामला है। क्लेन को उम्मीद नहीं थी कि डन स्मिथ इस मिशन को स्वीकार कर लेंगे, हालांकि वह स्वयं श्रीमती मेनार्ड इसे स्वीकार करने के लिए काफी उत्सुक थी और उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है, कृपया मुझे निराश न करें। डन मुस्कुराया लेकिन चुप रहा। उसने अपना सिर घुमाया और रोजन से कहा, कृपया एक अनुबंध लिखें। जब अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए और जमा राशि का भुगतान किया गया तो डन ने श्रीमती मेनार्ड और दुबली महिला को देखा ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी छोड़ दे। फिर उसने क्लेन की ओर देखा और कहा, यह मिशन तुम्हारा होगा। डन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप पूछने की तकनीक और निगरानी कौशल नहीं सीखना चाहते थे? ये बड़ा अवसर है। इससे ये भी पता चलता है कि आपने लेनेवस मामले में अपनी भूमिका पूरी कर ली है। ठीक है। क्लेन ने असाइनमेंट को अस्वीकार नहीं किया। जैसे ही उसने स्वीकार किया, उसका दिमाग तेजी से घूमने लगा। नियमों के अनुसार मिशन का आधा हिस्सा टीम के लिए अतिरिक्त धनराशि के रूप में कमीशन श्रीमती ओरियाना को सौंप दिया गया है। शेष को शामिल सदस्यों के बीच विभाजित किया जाएगा। हालांकि ऐसा लगता है कि मामले को संभालने वाला मैं अकेला हूं। भले ही जांच सफल हो या न हो, ऐसा होगा। कम से कम 25 पाउंड आए। इसके अलावा मुझे अपना सामान्य साप्ताहिक वेतन मिलेगा। अगर मुझे वास्तव में कुछ सुराग मिल जाए तो मुझे 125 पाउंड भी मिल सकते हैं। कैप्टन एक बुद्धिमान व्यक्ति है। डन ने उस पर नजर डाली और कहा, सुबह लियोनार्ड और फ्राई से पूछने की तकनीक और निगरानी कौशल सीखे और इस सप्ताह के लिए अपने युद्ध प्रशिक्षण को रोक दे। हाँ, मुझे लगता है कि आप पहले से ही काफी अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं, इसलिए मैं गविन को सूचित करने के लिए किसी को भेजूंगा। लियोनार्ड और फ्राई से पूछने की तकनीक और निगरानी कौशल सीखे। ये बहुत विश्वसनीय नहीं लगता। क्लेन स्तब्ध था। वह कल्पना कर सकता था कि लियोनार्ड केवल एक ही विधि का उपयोग कर रहे थे, जो कि मधुर कविता गाते समय अपना फेनापोटो वीणा बजाना था। फिर वह शायद मैडम शेरून को उस पर करीब से नजर रखने के लिए बिस्तर पर ले जाएगा। जहां तक फ्राई की बात है, उसमें एक अनोखी भावना थी। वह ठंडा और उदास था, इसलिए चाहे वह कहीं भी जाता, दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता। ऐसे लोग अच्छे जासूस कैसे बन सकते हैं? जैसे ही उसके विचार मंथन हुए, क्लेन ने गंभीरता से उत्तर दिया, ठीक है। डन ने थोड़ा सिर हिलाया और विभाजन की ओर चल दिया। अचानक वह रुका, पलटा और बोलने से पहले झिझका। क्या आपको तंबाकू व्यापारी याद है? अपहरण किस बारे में था? ... तो आपको कुछ भी याद नहीं था या कुछ भी समझ नहीं आया? आप इतने शांत और आश्वस्त क्यों दिख रहे थे? क्लेन ने अपना चेहरा हथेली पर रख लिया। ... लियोनार्ड के मार्गदर्शन के आधार पर क्लेन मैडम शेरोन का पीछा करने की जल्दी में नहीं था, भले ही वह जानता था कि वह ईस्टबरो में ओसना स्ट्रीट पर रुकी थी। लियोनार्ड ने कहा था, जब तक आप लक्ष्य की दिनचर्या नहीं जानते, तब तक आप लापरवाही से अपने लक्ष्य का पीछा नहीं कर सकते। साथ ही अकेले निगरानी करने से हर चीज पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है, जब तक आप खाना, पीना, सोना और घर नहीं जाते। इसलिए क्लेन ने उनके सुझाव का पालन किया और हाउंड पब में ट्रॉयड मालिकों में से एक को पाया और मैडम शेरोन की निगरानी करने और उनकी दैनिक दिनचर्या को रिकॉर्ड करने के लिए अपने अधीनस्थों को लाने के लिए 5 पाउंड खर्च किए। सौभाग्य से इसकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है। ऐसा क्यों लगता है कि मैं उपठेके पर काम कर रहा हूँ? शुक्रवार दोपहर को क्लेन को ट्रॉयड बॉस से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसे जांच रिपोर्ट कहना पेशेवर जासूसों का स्पष्ट अपमान था। तीनों बॉस के मातहतों में से एक भी साक्षर नहीं था। वे चित्रों और प्रतीकों पर भरोसा करते थे, जिनकी व्याख्या और व्यवस्था उनके अर्धसाक्षर बॉस द्वारा की जाती थी, जो 1 साल तक संडे स्कूल में पढ़े थे। इसे पढ़ते ही क्लेन को सिरदर्द होने लगा और रिपोर्ट पढ़ने में काफी समय लग गया। निगरानी के अनुसार मैडम शेरोन हाल ही में शायद ही कभी अपनी जगह छोड़ती हैं। वहां बहुत से मेहमान भी नहीं आते हैं। वह मेनार्ड की मृत्यु से प्रभावित हो सकती है। वे त्रिगुट अधीनस्थ काफी सक्षम हैं। उन्होंने मैडम शेरोन की नौकरानी से भी जानकारी इकट्ठा की। वह आज रात कंजर्वेटिव पार्टी के भोज में शामिल होगी। हो सकता है कि वह काफी देर से घर लौटे या शायद वापस न लौटे। यह मेरे लिए सिद्धांत को व्यवहार में लाने का एक अवसर है। क्लेन ने तुरंत मैडम शेरोन के घर में घुसने और उसकी तलाशी लेने का फैसला किया। लेनेवस मामले के संबंध में अपने कर्तव्यों के समाप्त होने, युद्ध प्रशिक्षण के अस्थायी निलंबन और किलांगोस घटना के अंत के साथ क्लेन के पास केवल 2 मामले थे। एक था लाल चिमनी घरों की जांच करना और दूसरा था मैडम शेरोन का पीछा करना और उन पर निगरानी रखना। दूसरे शब्दों में, वह अपेक्षाकृत स्वतंत्र था। 2 दिन पहले उन्हें श्री अजिक का उत्तर मिला था। पत्र पर केवल एक वाक्य था, मुझे रेंगने वाली भूख मिली और कुछ याद आया। क्लेन ने अंततः पुष्टि की थी कि यह मिस्टर अजिक थे जिन्होंने किलांगोस की हत्या की थी और उनका ये स्मृतिलोक शिक्षक, जिसकी लंबी आयु थी, एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर था। हालांकि उसने उससे ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि उसने रेंगती भूख की सहायता से क्या याद किया था। अजिक स्पष्ट रूप से इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। यदि वह साझा करने को इच्छुक होता तो वह सीधे पत्र में इसका वर्णन करता। क्लेन के उत्तर में उन्होंने श्री अजिक को केवल ये याद दिलाया कि रेंगती भूख जीवित मनुष्यों के मांस, रक्त और आत्मा के लिए तरस रही है। उसे एक सुरक्षित सीलिंग विधि ढूंढनी थी। इसके अलावा जस्टिस ऑफ द हैंडमैन को अभी भी उससे प्रार्थना करनी थी, लेकिन क्लेन चिंतित नहीं था। वह समझ गया था कि दोनों सदस्यों को निगरानी किए जाने का डर था, इसलिए उन्होंने लापरवाही से उसका नाम नहीं लिया। ... गैस स्ट्रीट लैंप ने रात में सीधे ओसना स्ट्रीट को रोशन कर दिया, जबकि लाल चांद ऊपर लटका हुआ था। क्लेन, जो जोकर के संतुलन और चपलता के साथ चुपचाप बाहर निकल आया था, चुपचाप मैडम शेरोन के घर की बाहरी दीवार को पार कर गया। बगीचे से होता हुआ वह घर के किनारे पहुंचा। वह पानी के पाइप पर चढ़ गया और दूसरी मंजिल पर बालकनी पर फिसल गया।
जब क्लेन छोटा था तब वह कभी भी सफलतापूर्वक पेड़ पर नहीं चढ़ पाया था, इसलिए ये काफी यादगार घटना थी। उसने अपने काले विंडब्रेकर की जेब से एक टैरो कार्ड निकाला, उसे बालकनी के दरवाजे के गैप में डाला, हल्के से उठाया और दरवाजा खोल दिया। नौकर कितने लापरवाह हैं, उन्होंने अतिरिक्त ताले का उपयोग नहीं किया, अन्यथा मुझे खिड़की से चढ़कर प्रवेश करने का प्रयास करना पड़ेगा। क्लेन चुपचाप बुदबुदाया और घर में प्रवेश कर गया। ट्रॉयड बॉस द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उन्हें मैडम शेरोन का शयनकक्ष आसानी से मिल गया। उसने कुंडी घुमाए और कमरे में चला गया। उसने ध्यान से दरवाजा बंद किया और अचानक उसे एक हल्की सुगंध महसूस हुई। इसने उसे एक महिला की खुशबू की याद दिला दी, जिसके कारण अन्य लोगों की रक्तवाहिकाएं सूज गई थीं। क्लेन को थोड़ी बेहोशी महसूस हुई और उसे ये भी महसूस हुआ कि उसका शरीर प्रतिक्रिया कर रहा है। वह तुरंत कोगिटेशन से शांत हो गया और आत्मनिंदा करने वाली टिप्पणी की, वह हित के रूप में कामोत्तेजक का उपयोग कर रही है। कुछ सेकंड बाद क्लेन ने अपनी स्पिरिट विजन को सक्रिय किया और कमरे का सर्वेक्षण किया, केवल ये पता लगाने के लिए कि मैडम शेरोन का कमरा कितना असाधारण ढंग से सजाया गया था। एक विशाल क्षेत्र में जहां एक अधखुला अलमारी था, वहां एक मोटा कालीन, हंस के पंखों से बना एक कंबल, त्वचा देखभाल उत्पादों और सौंदर्य प्रसाधनों से बिखरी एक मेकअप टेबल, रॉकिंग कुर्सी पर रखे गहनों, पतले कपड़ों और मोजों की एक चमकदार श्रृंखला थी, और सोने के रेशम से सजी कई सजावटी वस्तुएं। ये सभी क्लेन की दृष्टि के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। जिस चीज ने क्लेन का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया वह एक अधूरी तेल पेंटिंग थी। पेंटिंग पर स्वयं मैडम शेरोन की नग्न आकृति थी, उसके भूरे बाल झरने की तरह, उसकी आंखें एक मासूम हिरण की तरह शुद्ध और चिकनी, लेकिन उसकी घुमावदार भौहें, तीखी नाक और कोमल होंठ एक परिपक्व महिला के रूप में उसके रूप को निखारते थे। विरोधाभास के बावजूद दोनों गुण एक साथ मिल गए, जिससे एक खतरनाक प्रलोभन जारी हुआ। क्लेन ने केवल एक पल के लिए गर्दन के नीचे के क्षेत्र पर सरसरी नजर डाली। वह सज्जन बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, आखिरकार उसने पहले ही पोर्नो देख लिया था, तो उसे तस्वीर पर संदेह क्यों होगा। उनका ध्यान पेंटिंग के बगल में पेस्टल पैलेट और पेंटेब्रश के साथ साथ एक पूर्ण लंबाई वाले चांदी लेपित दर्पण ने खींचा था। इस संयोजन और एक दूसरे के सापेक्ष उनके स्थान ने क्लेन को एक अजीब विचार दिया कि चित्रकार स्वयं मैडम शेरोन थी, न कि कोई कलाकार जिसे उसने बहकाया था। शानदार फिगर वाली एक खूबसूरत महिला, चुलबुली लेकिन मासूम, अपनी सुंदरता को बयां करने के लिए शीशे में देखते हुए अपने कपड़े उतारना और चित्र बनाना, ये थोड़ा अजीब लगता है। क्या मैडम शेरोन आत्ममुग्ध है? क्लेन ने चुपचाप गटक लिया और अपनी नजरें हटा ली। उसने उसके अपराधों के संभावित सबूतों की तलाश शुरू कर दी। लियोनार्ड और फ्राई के निर्देशों का पालन करते हुए उसने खोज करते समय अपने काले दस्ताने पहन रखे थे। उसे हर चीज की मूल स्थिति को अपनी स्मृति में रखना था ताकि काम पूरा होने के बाद उसे वापस रखने में आसानी हो। एक उन्नत दृष्टा के लिए यह आसान साबित हुआ। यदि वह भूल गया तो वह स्थान को आसानी से याद करने के लिए स्वप्न भविष्यवाणी का उपयोग कर सकता है। निस्संदेह आज रात घर से निकलने से पहले उसने भविष्यवाणी की थी। कोई खतरा नहीं होने वाला था और उसे सापेक्ष सफलता मिलेगी। ये कुछ ऐसा है जो एक अच्छा धोखेबाज करेगा, भले ही मैं पहले से ही एक जोकर हूँ। क्लेन ने खुद को चिढ़ाया। उन्होंने मैडम शेरोन के कमरे की तलाशी में 20 मिनट बिताए, लेकिन उन्हें कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला, न ही उन्होंने आध्यात्मिकता से उत्सर्जित कोई प्रकाश देखा। आखिरकार वह कमरे के कोने में एक तिजोरी के सामने रुक गया। स्टील की तिजोरी 1 मीटर लंबी थी, मोटा और भारी। इससे यह आभास हुआ कि यह सामान्य रूप से मजबूत था, जैसे कि इसे केवल विस्फोटकों का उपयोग करके ही खोला जा सकता था। यह निश्चित रूप से भाप के युग की एक विशेषता है। तिजोरी के भीतर जटिल मशीनरी होनी चाहिए। क्लेन ने तिजोरी खोलने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह असफल रहा। उसने आखिरी बार तिजोरी छोड़ दी। उसने अपना बायां दस्ताना उतार दिया और अपनी बाईं कलाई पर लटक रहे पुखराज को खोल दिया। चांदी की चेन पकड़कर और पेंडुलम को गिरने की अनुमति देकर क्लेन ने कमरे की सुगंध से उत्पन्न उत्तेजना को दूर कर दिया और चिंतन की स्थिति में प्रवेश कर गया। जब उसने अपने आप से कहा, इस कमरे में एक गुप्त कमरा या छिपा हुआ विभाजन है, उसने लटकते पुखराज को देखा जो वामावर्त घूम रहा था। यह एक नकारात्मक परिणाम था। क्लेन ने थोड़ा सिर हिलाया और पहले की प्रक्रिया के अनुसार अध्ययन कक्ष, ग्रीन हाउस और अन्य स्थानों से चला गया घर के कुछ हिस्सों में, लेकिन उसे मूल्य का कोई सुराग नहीं मिला। उसने डाउजिन रॉड सीकिंग का उपयोग नहीं किया क्योंकि उसे ठीक से पता नहीं था कि वह क्या ढूंढ रहा था, और क्लेन ने अपनी चांदी की पॉकेट घड़ी निकाली और उस पर नजर डाली। उन्होंने मैडम शेरोन के शयनकक्ष में लौटने से पहले समय की पुष्टि की। लकड़ी के दरवाजे को सावधानी से बंद करते हुए क्लेन ने अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल किए गए चांदी के खंजर को बाहर निकाला और अपनी आध्यात्मिकता को प्रकृति की शक्तियों के साथ विलय करने और कमरे को सील करने की अनुमति दी। वह स्वयं अपनी आत्मा का उपयोग करके तिजोरी में जाने वाला था और अंदर की चीजों की जांच करने वाला था। दादाजी को यह जानने की जरूरत नहीं है कि ताला कैसे खोला जाता है, क्लेन ने मंदारिन में घोषणा की। यह प्रक्रिया सरल थी क्योंकि वह स्वयं से प्रार्थना कर रहा था। उसे बहुत अधिक विशिष्ट होने की आवश्यकता नहीं थी। क्लेन ने चंदन से बनी एक मोमबत्ती निकाली और अपनी आध्यात्मिकता का उपयोग करके उसे प्रज्वलित किया। वह उसकी वेदी बनने जा रही थी। मैं जादू मैडम शेरोन के शयनकक्ष के चारों ओर गूंज उठा। क्लेन की आध्यात्मिकता उसके भीतर से बाहर निकली, धीरे से मोमबत्ती की लौ के साथ मिलकर प्रकाश का एक दूसर हथेली के आकार का पर्दा बन गया। फिर उसने 4 कदम वामावर्त उठाए, उन्नत प्रलापों के माध्यम से अपना रास्ता बनाया और भूरे कोहरे के ऊपर की दुनिया में उसने प्राचीन लंबी मेज पर सम्मान के आसन के पीछे सम्मान का द्वार प्रकट होते देखा। क्लेन प्रतिक्रिया करने ही वाला था कि वह अचेत हो गया। मुझे यह देखने के लिए भविष्यवाणी करनी चाहिए कि क्या मुझे कोई सुराग मिल सकता है, क्योंकि मैं पहले से ही यहाँ हूँ। यहाँ किसी भी हस्तक्षेप को दूर करने के साथ साथ मेरी शक्तियों को भी काफी बढ़ावा मिला है। इसके अलावा जहां मैं अभी हूं वहां भविष्यवाणी करना एक ऐसी वस्तु का उपयोग करने के समान है जिसे मैडम शेरोन अपने साथ हर रोज लाती है। वह बैठ गया और एक फाउंटेन पेन बना लिया और बकरी की खाल। मुझे क्या दिव्य करना चाहिए? क्लेन गहरी सोच में पड़ गया। क्या मैडम शेरोन के साथ कुछ गड़बड़ है? नहीं, गलतियां हर किसी से होती है, किसी के साथ भी कुछ गलत होगा। क्या मैडम शेरोन किसी अपराध में शामिल है? ... नहीं, वह भी पर्याप्त संकीर्ण नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध सोशलाइट के रूप में यह स्वाभाविक है कि वह किसी गंदी चीज से जुड़ी होगी, फिर भी उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके अलावा वैसे भी अपराध की परिभाषा क्या है? लोन साम्राज्य के कानून या इंटिस रिपब्लिक के कानून, या क्या ये तय करना मेरे ऊपर है? ... अपने कई विचारों के बावजूद क्लेन इसमें और देरी नहीं करना चाहता था।
आखिरकार उसका भौतिक शरीर अभी भी वास्तविक दुनिया में था। इस प्रकार उन्होंने घटना के संबंध में अपने पिछले कुछ अनुमानों की पुष्टि करने का निर्णय लिया। उसने कलम उठाया और बिना कुछ लिखे उसने अपने सामने बकरी की खाल पर एक भविष्यवाणी बयान लिखा। जॉन मेनार्ड की मृत्यु अलौकिक प्रभावों के कारण हुई थी। जब वह पुलिस की मदद करने के लिए मेनार्ड के घर गया तो उसने यही भविष्यवाणी की थी। पिछली बार उन्हें जो उत्तर मिला वह नकारात्मक था। चांदी की चेन पकड़कर उसने पुखराज पेंडुलम को बकरी की खाल पर लगे बयान को लगभग छूने की अनुमति दी। क्लेन ने अपनी आंखें आधी बंद कर ली और चुपचाप भविष्यवाणी का कथन सुनाया। जॉन मेनार्ड की मृत्यु अलौकिक प्रभावों के कारण हुई थी। उद्धरण चिन्ह ... इसे 7 बार दोहराने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और पेंडुलम को देखा। उसकी पुतलियां अचानक संकुचित हो गईं। पुखराज पेंडुलम दक्षिणावर्त घूम रहा था। इसका मतलब था कि मेनार्ड की मृत्यु वास्तव में अलौकिक प्रभावों के कारण हुई थी, जिससे उसका दिल उथल पुथल में डूब गया। बाधित मैडम शेरोन एक बियॉन्ड है, बल्कि एक शक्तिशाली बियॉन्ड है। या क्या कोई उसका समर्थन कर रहा है जिसने मेनार्ड की मौत की योजना बनाने में मदद की है? क्या वे हाउस ऑफ कॉमन्स के भावी सदस्य को हटाने के लिए मेयर की सीट से एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को हटाना चाहते थे, नई पार्टी से संसद का? जब क्लेन ने एक नया भविष्यवाणी कथन लिखा तो उसके दिमाग में कई विचार आए। मैडम शेरोन एक बियॉन्ड है। उन्होंने अभी भी पेंडुलम तकनीक का उपयोग करते हुए बयान को 7 बार पढ़ा। भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए क्लेन ने उस स्थान का उपयोग किया जहां वह था। साथ ही मैडम शेरोन के बारे में वह जो जानकारी जानता था उसका उपयोग किया। उसने एक उत्तर देखा। उत्तर पुखराज पेंडुलम का दक्षिणावर्त घुमाव था। उत्तर हाँ था। मैडम शेरोन एक बियॉन्ड है। क्लेन की नसें तनावग्रस्त हो गईं। उसने और देर नहीं की, तुरंत अपनी प्रार्थना का जवाब दिया और रहस्यमय दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। एक क्षण की उथल पुथल और चक्कर के बाद उसने मैडम शेरोन के शयनकक्ष और स्वयं को देखा। क्लेन तैरते हुए भारी तिजोरी के सामने आया और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उसने सावधानी से अपना हाथ तिजोरी में बढ़ाया। चूंकि मैडम शेरोन एक बियॉन्ड थी, इसलिए उन्हें तिजोरी में जाल से सावधान रहना पड़ता था। ऐसी स्थिति में जहां उसकी आत्मा रहस्यमय अंतरिक्ष की शक्तियों और उसकी आध्यात्मिकता से भर गई थी, क्लेन को अब भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं थी। जब वह किसी खतरनाक चीज के करीब पहुंचता था तो उसे एक चेतावनी मिलती थी। भविष्यवाणी का एक बड़ा हिस्सा किसी के सूक्ष्म प्रक्षेपण को आत्मा की दुनिया में घूमने की अनुमति देकर रहस्योद्घाटन प्राप्त करना था। दूसरे शब्दों में, ये किसी की आध्यात्मिकता से प्राप्त हुआ था। क्लेन को कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया जब उसका लगभग पारदर्शी हाथ मोटे धातु के दरवाजे से होकर गुजरा। अपना हाथ साफ करने के बाद वह आगे की ओर झुका और अपनी पूरी आत्मा तिजोरी में डाल दी। उसने देखा कि तिजोरी का अंदरूनी हिस्सा 3 हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला सोने की छड़ों, नकदी के मोटे ढेर और इससे भी अधिक कीमती गहनों से भरा था। एक अन्य परत में सीलबंद दस्तावेज थे। क्लेन ने उन पर फूंक मारी, लेकिन वह उन्हें खोलकर उनमें मौजूद सामग्री को देखने में कामयाब नहीं हो सका। हाँ, मुझे मिस्टर अजिक की तांबे की सीटी के साथ फिर से प्रयास करना होगा। क्लेन ने पहले भी इसके साथ प्रयोग किया था। जब उसने चमकते सूरज के आकर्षण या अजिक की तांबे की सीटी को अपनी आत्मा से ढक लिया तो दोनों वस्तुएं बाधाओं के माध्यम से इसे बनाने में सक्षम हो गईं, जैसे कि वे स्वयं भ्रामक वस्तुएं बन गईं। तिजोरी की सबसे निचली परत कुछ अजीब थी। वहां सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी। फोटो पर एक सौम्य युवक था, मैडम शेरोन का पूर्व प्रेमी। क्या उन्हें जबरदस्ती अलग कर दिया गया था और मैडम शेरोन के पास बूढ़े बैरन से शादी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और इस तरह वह कई पुरुषों के बिस्तर में प्रवेश करके अपनी अय्याशी की राह पर चल पड़ी। लेकिन उसके दिल की गहराई में वह अभी भी एक पवित्र स्थान रखती है। हर रात जब ये शांत होता है वह इस तस्वीर को निकालती है और अपने चेहरे पर आंसुओं के साथ उसे सहलाती है। क्लेन ने तुरंत एक महान रोमांटिक त्रासदी की साजिश की कल्पना की, लेकिन जितना अधिक उसने इसे देखा उतना ही कुछ गड़बड़ लगने लगी। फोटो में दिख रहा युवक शायद मैडम शेरोन से कुछ ज्यादा ही मिलता जुलता लग रहा था। मैडम शेरोन का भाई, वह एक बियॉन्ड है। बकवास, क्या वह भी राक्षसी मार्ग की हो सकती है? इंस्टिगेटर ट्रिसी के समान। क्लेन को अचानक प्रेरणा का झटका लगा जिससे वह भयभीत हो गया। क्या ट्रिसी इतने लंबे समय तक टिंगन में रहने का कारण ये हो सकता है कि उसका साथी यहाँ था? क्लेन ने फोटो को ध्यान से देखा और महसूस किया कि वह युवक बिल्कुल मैडम शेरोन जैसा लग रहा था। उसका लगभग पारदर्शी चेहरा दर्द से उदास हो गया। वह अब उस फोटो को पहले की तरह नहीं देख सकता था। खुद को इकट्ठा करते हुए क्लेन ने तिजोरी के कोनों को टटोला, ये देखने के लिए कि क्या उन्होंने कुछ छिपाया है। भले ही वह अपनी वर्तमान स्थिति में कोई कागजात नहीं उठा सका, लेकिन वस्तुओं के बीच से गुजरना हवा से गुजरने की तुलना में एक अलग एहसास था। अलग अलग घनत्व की वस्तुओं से गुजरने पर एहसास भी अलग अलग था। अपनी खोज में क्लेन अचानक ठिठक गया। उसे दीवार के सामने तिजोरी के किनारे एक खाली जगह मिली, एक छिपा हुआ डिब्बा। यह पुष्टि करने के बाद कि कोई खतरा नहीं है, क्लेन अंदर चला गया। उनकी दृष्टि के क्षेत्र में मलहम, सुगंध, पाउडर, जड़ी बूटियां और अन्य वस्तुएं शामिल थीं। केंद्र बिंदु एक देवता की मूर्ति थी जिसने कंकाल का रूप ले लिया था। मूर्ति लगभग एक हथेली के आकार की थी और शायद एक खूबसूरत लड़की की थी। उसकी एड़ी तक लंबे बाल थे। बालों का प्रत्येक किनारा किसी जहरीले सांप की तरह घना और साफ था। बालों की हर लट के सिरे पर एक आंख स्थित थी, कुछ बंद कुछ खुली। क्लेन हैरान था। उसे एक बुरी गंध का एहसास हुआ और वह छुपे हुए डिब्बे से तेजी से बाहर निकल गया। अब उसे समझ में आया कि कमरे में किसी भी गुप्त कमरे या विभाजन के लिए उसकी भविष्यवाणी विफल क्यों हो गई थी। क्लेन पीछे हटने के लिए भारी तिजोरी से बाहर निकला। जब उसे एहसास हुआ कि सब कुछ ठीक लग रहा है तभी वह शांत हुआ। वह सफेद हड्डी की मूर्ति खौफनाक है। हालांकि यह खतरनाक नहीं है, लेकिन यह मुझे डरा देती है। क्या यह तथाकथित आदिम राक्षसी हो सकती है? छिपे हुए ऋषि, ब्रह्मांड के अंधेरे पक्ष या सच्चे निर्माता जैसा कोई दुष्ट देवता? क्लेन को मैडम शेरोन के बारे में अपने अनुमान याद आए और उसे अचानक समझ आया कि सफेद हड्डी की मूर्ति किस अस्तित्व का प्रतिनिधित्व कर सकती है। जैसा कि उसने सोचा था, उसकी आध्यात्मिकता में हलचल मच गई क्योंकि एक अशुभ पूर्वाभास ने उसे जकड़ लिया। क्लेन जल्दी से जटिल पैटर्न के साथ खिड़की के पास उड़ गया और बाहर सड़क की ओर देखा। उसने गैस स्ट्रीट लैंप की रोशनी में एक गाड़ी को सामने के गेट की ओर जाते देखा। मैडम शेरोन वापस आ गई हैं। उसके दिल की धड़कनों में एक झंझनाहट हुई क्योंकि आखिरकार उसे अपने अशुभ पूर्वाभास का स्रोत समझ में आ गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ट्रिसी अनुक्रम 8 इंस्टिगेटर के बाद ही एक महिला बनी, मैडम शेरोन संभवतः अनुक्रम 7 की महिला थी।
और चूंकि मैडम शेरोन कई वर्षों से टिंडन के सामाजिक दायरे में सक्रिय हैं, इसलिए वो संभवतः ट्रिसी की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। क्लेन ने अपने फ्लेरिंग सन चार्म और अजिक की तांबे की सीटी पर भरोसा करने का जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने छोड़ने का बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय लिया। उसके पास सीमित संख्या में आकर्षण थे, साथ ही उसे नहीं पता था कि वह सीलबंद कलाकृति परिवर्तित सूर्य पवित्र प्रतीक को दोबारा कब प्राप्त कर पाएगा। इसलिए यदि यह एक निराशाजनक स्थिति नहीं थी, तो क्लेन अपने सबसे शक्तिशाली आकर्षण को बर्बाद नहीं करना चाहता था। यदि वह इसका उपयोग करेगा तो उसे स्वयं को समझाने में भी समस्या होगी। मैं डन को यह नहीं बता सकता कि एक दयालु विशेषज्ञ वहां से गुजरा था और उसने मेरी मदद की थी, है ना? वह अजिक की तांबे की सीटी का उपयोग क्यों नहीं करना चाहता था? इसका कारण यह था कि क्लेन को यकीन नहीं था कि जिस दूत को बुलाया गया था उसमें लड़ने की क्षमता थी या नहीं। क्या होगा अगर यह सिर्फ मजबूत दिखता हो लेकिन केवल पत्र भेजना जानता हो? जो मैंने पहले खोजा था उसके अनुसार नाइटहॉक स्क्वाड के लिए कार्रवाई करना पर्याप्त होना चाहिए। मुझे मैडम शेरोन के खिलाफ अकेले क्यों लड़ना चाहिए? हम उसे पूरी तरह से वश में कर सकते हैं। क्लेन ने अंदर ही अंदर जोर दिया और अपना आह्वान समाप्त कर दिया। एक उत्साह के साथ वह भूरे कोहरे के ऊपर की दुनिया में लौट आया। फिर उन्होंने तुरंत खुद को आध्यात्मिकता में लपेट लिया और वास्तविकता में अपने शरीर में लौटने के लिए तेजी से उतरने को प्रेरित किया। उसने तुरंत लौ बुझा दी और मोमबत्ती दूर रख दी। उन्होंने अध्यात्म की दीवार हटा दी और मैडम शेरोन के शयनकक्ष से निकल गए। उसने वापस वही रास्ता अपनाया, लेकिन उसके पास बालकनी के दरवाजे पर लगे बोल्ट को रीसेट करने का समय नहीं था। पानी के पाइप से नीचे फिसलते हुए क्लेन उस दीवार पर चढ़ गया जो घर के प्रवेश द्वार के सामने थी। वह तब तक छिपा रहा जब तक वह पड़ोस की गली में नहीं पहुंच गया। फिर उन्होंने जॉटलैंड स्ट्रीट के लिए महंगी रात की गाड़ी किराए पर ली। अल्पविराम, मैडम शेरोन, जो अपनी काली पोशाक में सुंदर लग रही थी, धीरे धीरे दूसरी मंजिल पर चली गई। उसने अपनी नौकरानियों को विदा किया और अपने शयनकक्ष का दरवाजा खोला। उसकी शुद्ध स्पष्ट आंखें अचानक केंद्रित हो गईं और उन महीन धागों को प्रतिबिंबित करने लगी जो लगभग पारदर्शी और ध्यान देने योग्य नहीं थे। उनमें अध्यात्म की चमक नहीं थी, वे मानव बाल की तरह थे जो रोगात्मक रूप से परिवर्तित हो गए थे। यदि किसी को पहले से ही उनके अस्तित्व के बारे में पता नहीं है या उसके पास बहुत विशेष आंखों की एक जोड़ी नहीं है, तो वह तारों पर ध्यान नहीं देगा। वे सभी महीन धागे टूटकर जमीन पर गिर गए थे। मैडम शेरोन ने अपनी आंखें मूंद ली और अपना ध्यान गाढ़े भूरे रंग की धातु की तिजोरी पर केंद्रित कर दिया। अल्पविराम, 36 जॉटलैंड स्ट्रीट, ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी। डन पैर मोड़कर लापरवाही से अखबार पढ़ रहा था। उसने क्लेन की ओर देखा जो अजीब भाव के साथ उसके कार्यालय के दरवाजे के सामने आया था। उन्होंने आह भरते हुए कहा, क्या आपको प्रारंभिक खोज करने के लिए मैडम शेरोन के घर में नहीं जाना चाहिए था? क्या आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा? क्लेन ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे संदेह है कि मैडम शेरोन डेमोनेस संप्रदाय की सदस्य हैं। डेमोनेस संप्रदाय का सदस्य? डन ने अखबार नीचे किया और शब्दों पर विचार किया। फिर उसने गंभीरता से पूछा, आपने क्या खोजा? क्लेन बैठा नहीं, उसने अपने शरीर को आगे की ओर झुकाया और अपने हाथों से कार्य डेस्क के किनारे को पकड़कर अपने वजन को सहारा दिया। सबसे पहले मुझे एक फोटो मिली। फोटो में एक युवक था, लेकिन वह बिल्कुल मैडम शेरोन जैसा लग रहा था। अगर उसे महिलाओं के कपड़े पहनने हो, मेकअप करना हो और तस्वीर को थोड़ा फोटोशॉप करना हो, तो वह बिल्कुल मैडम शेरोन जैसा दिखेगा। क्लेन ने चुनने की अपनी इच्छा को रोक लिया। इंस्टिगेटर ट्रिसी के समान प्रबुद्ध होते ही डन की आंखें चमक उठी। उन्होंने पहले भविष्यवाणी की थी कि ट्रिसी संभवतः डेमोनेस संप्रदाय की सदस्य थी। हाँ, क्लेन ने मिश्रित भावनाओं के साथ सिर हिलाया और आगे कहा, मैंने भविष्यवाणी का उपयोग करके ये पता लगाया कि मैडम शेरोन की तिजोरी में एक छिपे हुए डिब्बे में एक सफेद हड्डी की मूर्ति है। यह एक बेहद खूबसूरत महिला की है, लेकिन उसके बाल उसके टखनों तक बहुत लंबे हैं। प्रत्येक एक कतरा एक विषैले सांप जितना मोटा है। सिरों पर आंखें थीं, वे बहुत डरावनी लग रही थीं। क्या यह आदिम राक्षसी की छवि है? चूंकि उसकी सुरक्षा मंजूरी अपर्याप्त थी, डेमोनेस संप्रदाय के बारे में जो जानकारी वह पढ़ सकता था वह बहुत सीमित थी। डन ने याद किया और गंभीर भाव से सिर हिलाया और कहा, यह आदिम राक्षसी की छवि है। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी और मैडम शेरोन का नियंत्रण जब्त करना होगा। क्लेन तुरंत सहमत हो गया और कहा, अगर मैडम शेरोन डेमोनेस संप्रदाय से एक मिथ सीक्वेंस बियॉन्ड है, मुझे यह मानकर चलना होगा कि वह ये बताने में सक्षम होगी कि कोई उसके शयनकक्ष में चुपचाप घुस आया था। फिर वह अचानक हैरान हो गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, कैप्टन, 7 रूढ़िवादी देवताओं में केवल बिना किसी वास्तविक छवि के प्रतीक क्यों हैं, जबकि जिन दुष्ट देवताओं के बारे में मैं वर्तमान में जानता हूं उनमें मानवरूपी उपस्थिति क्यों है? सच्चे निर्माता और आदिम राक्षसी है उदाहरण। क्या ये रूढ़िवादी देवताओं और दुष्ट देवताओं के बीच अंतरों में से एक है? इतना अंतर क्यों होगा? क्लेन ने अंदर ही अंदर जोड़ा, लेकिन बुद्धिमानी से उसने इसे बाहर नहीं कहा। ये रूढ़िवादी देवताओं और दुष्ट देवताओं के बीच अंतरों में से एक है। डन ने आश्वस्त करने वाला उत्तर दिया। फिर वह उठा और कपड़े की रैक की ओर चला गया। उन्होंने कहा, चलो अब और देर न करें, मुझे चिंता है कि मैडम शेरोन भाग जाएंगी। फिर डन रुक गया। केनली को लेने के लिए ऊपर जाएं। हम तीनों एक साथ कार्रवाई करते हुए हम एक सीलबंद कलाकृति के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैडम शेरोन सीक्वेंस 7 बियोडर से अधिक होने की संभावना है। कैप्टन, आप बहुत बुद्धिमान हैं। क्लेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, ठीक है। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, कप्तान, आप कौन सी सीलबंद कलाकृति का उपयोग करने जा रहे हैं? डन ने उत्तर देने से पहले अपने शब्दों को तौला, 30217। चूंकि टिंडन सिटी के चाइनीज गेट के पीछे बहुत अधिक सीलबंद कलाकृतियां नहीं थी, क्लेन को तुरंत याद आया कि कैप्टन क्या उपयोग करना चाहता था। नंबर 0217। नाम, स्पिरिट मीडियम मिरर। खतरे का ग्रेड 3। काफी खतरनाक। इसका उपयोग सावधानी से करना होगा। इसका अनुरोध केवल उन परिचालनों के लिए किया जा सकता है जिनके लिए 3 या अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। सुरक्षा वर्गीकरण, आधिकारिक नाइटहॉक सदस्य या उससे ऊपर। सीलबंद विधि, बिल्कुल अंधेरे में स्टोर करें। विवरण, दर्पण के पीछे पारा चढ़ाया गया है। दर्पण के सामने 3 छोटी दरारें हैं। सबसे पहले अन्वेषक ने दर्पण में देखा, उसने लंबे बालों वाली एक रोती हुई लड़की को देखा। फिर उसने लड़की को दर्पण से बाहर निकलते हुए पाया। कलाकृति के साथ कई प्रयोगों से दर्पण में जो छवि दिखाई देती है वह सबसे अलग है समय। यहां तक कि अगर एक ही व्यक्ति इसका बार बार उपयोग करता है तो भी उन्हें अलग अलग खतरे के स्तर की अलग अलग चीजों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे उस व्यक्ति से निपटने को प्राथमिकता देंगे जो सबसे पहले दर्पण को देखता है।
सबसे खतरनाक स्थिति खुद को दर्पण में देखना है। यदि कोई भी दर्पण को नहीं देखता है तो प्रकाश होने की शर्त के तहत हर 3 घंटे में एक छवि स्वचालित रूप से सतह पर आ जाएगी। इसमें कोई भी जीवित लक्षण नहीं है। टिप्पणी: दर्पण मूल रूप से एक स्पिरिट मीडियम का था और एक बहुत ही सामान्य दर्पण था जब तक कि एक दिन स्पिरिट मीडियम ने इसे देखते समय आत्महत्या नहीं कर ली। वास्तव में बहुत सी सीलबंद वस्तुएं नहीं है चाइनीज गेट के पीछे की कलाकृतियां जिनका उपयोग बियॉन्ड युद्ध में किया जा सकता है। 30217 एक अच्छा विकल्प है। क्लेन ने आगे कुछ नहीं कहा और वह तुरंत स्लीपलेस केनली को लेने के लिए नाइटहॉक के मनोरंजन कक्ष की ओर भागा। उस रात चाइनीज गेट पर ड्यूटी पर जाने की रॉयल की बारी थी। लियोनार्ड ड्यूटी से बाहर थे, सीकाट्रॉन राफेल कब्रिस्तान जैसे क्षेत्रों में गश्त कर रहे थे और नया सदस्य केवल रविवार को आएगा। इसलिए डन केवल फ्राई और केनली में से ही चुन सकता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मैडम शेरोन डेमोनिस संप्रदाय से थी और उनका मृत आत्माओं से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने बाद वाले को चुना था। कुछ मिनटों के बाद डन बेसमेंट से लौट आया। उसने दर्पण को पकड़ लिया जो मोटे काले कपड़े में कसकर लपेटा हुआ था। सच कहूं तो अगर मुझे पहले से पता न होता तो मैं यह नहीं बता पाता कि यही दर्पण है। इसमें से कुछ भी उजागर नहीं हुआ है। क्लेन छोटे आकार के केनली के साथ आगे बढ़ा। आप सीलबंद कलाकृतियों 30217 का उपयोग करने के प्रभारी हैं। डन ने केनली को दर्पण दिया। ये देखने पर क्लेन को अचानक एहसास हुआ कि वह सीक्वेंस आर्ट बियॉन्डर था और उसके पास आमने सामने लड़ने की क्षमता थी। वह सहारे के तौर पर बगल में छुप नहीं सकता था। यार, मैं थोड़ा घबरा गया हूं। उसने अपनी जेबों में स्लंबर चार्म्स को छुआ और सुनिश्चित किया कि वह अच्छी तरह से तैयार है। एकमात्र समस्या यह है कि चढ़ाई को आसान बनाने के लिए मैं अपनी छड़ी नहीं ला रहा हूं। मैं केनली उधार ले सकता हूं। उसके एक हाथ में दर्पण और दूसरे हाथ में बंदूक है, वह पर्याप्त होना चाहिए। क्लेन के विचारों के बीच तीनों नीचे पहुंचे और ओसना स्ट्रीट के लिए एक गाड़ी ली। वहां जाते समय केनली ने अपने हाथों में सीलबंद कलाकृतियों 30217 को देखा। उसने तनाव से आह भरी। ये पहली बार है जब मैं इतने खतरनाक ऑपरेशन में शामिल हुआ हूं। आमतौर पर नाइटहॉक्स बियॉन्डर घटनाओं से निपटने के लिए किसी भी सीलबंद कलाकृतियों का उपयोग नहीं करेगा। जब वे मोस टाउन गए तो उन्होंने निवारक उद्देश्यों के लिए उत्परिवर्तित सूर्य पवित्र प्रतीक के लिए आवेदन किया था। ये देखते हुए कि मोस टाउन कितना दूर था, अगर उन्हें जरूरत होती तो बैकअप लेने में कुछ समय लगता। इस बार वे लगभग निश्चित थे कि उनका लक्ष्यमित सीक्वेंस बियॉन्डर था। चिंता मत करो, शायद मैडम शेरोन पहले ही भाग चुकी है, क्लेन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ईमानदारी से कहूं तो वह केनली की तरह ही तनावग्रस्त था। डन की नजरें घूम गईं और उसने बेबसी से उसकी ओर देखा। आइए कोशिश करें कि मैडम शेरोन को भागने न दें। लगभग 20 मिनट बाद 3 नाइटहॉक ओसना स्ट्रीट पर पहुंचे। उन्होंने अंधेरे में बगीचा और मैडम शेरोन का घर देखा। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्लेन ने अपनी बाईं आस्तीन से पेंडुलम निकाला और एक त्वरित अनुमान लगाया। अंदर खतरा है, उद्धरण चिन्ह रोड। बहुत ऊंचा तो नहीं लेकिन बहुत नीचे भी नहीं। वहां खतरा है, बहुत ऊंचा नहीं लेकिन बहुत नीचे भी नहीं। इसका मतलब है कि मैडम शेरोन अभी भी इमारत में है, वह अभी तक भागी नहीं है। क्लेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, उसे तुरंत कारण का एहसास हुआ। उसने तिजोरी का निरीक्षण करने के लिए खुद को बुलाकर एक अनोखी स्थिति में प्रवेश किया था। जब वह गुप्त डिब्बे का निरीक्षण कर रहा था तो उसने जबरदस्ती ताला नहीं तोड़ा था, नहीं उसने कोई छिपा हुआ जाल सक्रिय किया था। इस प्रकार मैडम शेरोन को पता ही नहीं चला कि उसका रहस्य उजागर हो गया है। वह केवल ये सोचेगी कि कोई सेंध लग गई है या कोई निजी जांचकर्ता उसकी जांच कर रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में ये तर्कसंगत था कि वह घर पर ही रहती। इसका तार्किक अर्थ निकला। एक छोटी सी बात पर आपा खोना और अति प्रतिक्रिया करना वह मैडम शेरोन नहीं थी जिसे क्लेन ने समझा था। वह एक शांत सोशलाइट थी जो भयभीत और दयनीय व्यवहार करने में सक्षम थी। साथ ही वह डेमोनिस संप्रदाय की एक बियॉन्डर सदस्य थी जिसने कई वर्षों तक अपनी पहचान छिपाकर रखी थी। यदि टेलीफोन का आविष्कार हुआ होता तो मैडम शेरोन ने निश्चित रूप से अपने एक प्रेमी को बुलाया होता और टिंगन सिटी में सुरक्षा के बारे में शिकायत की होती और साथ ही संकेत दिया होता कि वह मैडम मेनार्ड थी। क्लेन ने एक मेलोड्रामेटिक कथानक की कल्पना करना शुरू कर दिया। उन्होंने डन और केनली को अपनी भविष्यवाणी के साथ साथ अपने अनुमान के परिणाम भी बताए। ये सबसे उचित कटौती है। जब डन ने मैडम शेरोन के अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल को देखा तो उसने अपनी टोपी नीचे दबा ली। हमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? केनली, जिसके पास सीलबंद कलाकृतियां 30217 थी, ने सहजता से पूछा। वह अपने हाथों में स्पिरिट मीडियम मिरर के प्रति भय से भर गया। उसे डर था कि सीलबंद कलाकृतियों से कोई अप्रत्याशित घटना उत्पन्न हो जाएगी। डन ने अपने काले दस्ताने पहने और क्लेन की ओर देखा। क्या आपको अब भी याद है कि जब हमने उकसाने वाले ट्रिसी को पकड़ने की कोशिश की थी तो क्या हुआ था? मुझे याद है, क्लेन ने कुछ सोचने के बाद उत्तर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह हमारी उपस्थिति का पता लगाने और आवश्यक प्रतिक्रिया देने में सक्षम थी, जिसके परिणामस्वरूप वह भागने में सफल रही। मुझे ये भी याद है कि जब कैप्टन ने मुझसे पूछा था कि मैं स्थिति से कैसे निपटूंगा तो मैंने घर पर बमबारी करने का सुझाव दिया था। वह सबसे सुरक्षित, सबसे अचूक तरीका था। लेकिन इस बार नहीं, हम इसका उपयोग यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि मैडम शेरोन के घर में कई मासूम नौकरानियां हैं। यदि हमने उन्हें पहले से सूचित कर दिया और उन्हें खाली करवा दिया तो यह निश्चित रूप से मैडम शेरोन का ध्यान आकर्षित करेगा। लियोनार्ड के अनुसार ट्रिसी अदृश्य हो सकती है। हमें यह मानना होगा कि मैडम शेरोन में भी वह क्षमता है। क्लेन ने एक ही बार में बिंदुओं को जोड़ दिया। डन ने आकाश में लाल चांद को देखा और कहा, अच्छा, आपका उत्तर बहुत अच्छा है। आप ऐसी स्थितियों में काफी सहज हैं। हम लापरवाही से नहीं आ सकते और मैडम शेरोन को परेशान नहीं कर सकते। मैं उसे दूर से एक सपने में खींचने की कोशिश करूंगा। अगर मैं सफल रहा तो आप और केनली जाएंगे और उसे पकड़ लेंगे। ठीक है, आप निर्णय ले सकते हैं कि क्या करना है या नहीं, उसे मारो या मत मारो। अगर तुम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते तो उसे मार डालो। आपकी सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैप्टन, ऐसे महत्वपूर्ण क्षणों में आपकी विचारधारा हमेशा स्पष्ट रहती है। मैं बस आपके ऐसा कहने का इंतजार कर रहा था। क्लेन ने मन ही मन प्रशंसा की। इन महीनों में जब क्लेन डन, लियोनार्ड फ्राई और बाकी लोगों के साथ आकस्मिक रूप से बातचीत कर रहा था, तब उसने अपने साझेदारों की विभिन्न बियॉन्डर शक्तियों के अधिकांश अनूठे गुणों को समझ लिया था। उनमें से डन स्मिथ, जो एक दुष्वप्न था, घर पर या ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में होते हुए भी सोते हुए व्यक्ति के सपनों में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता था।
लेकिन उसने ये कैसे किया यह उसके अपने अनुक्रम का रहस्य था और क्लेन ने इसके बारे में बहुत गहराई से नहीं पूछा। किसी को सपने में खींचने की क्षमता की एक सीमित सीमा होती थी और इसका उपयोग आमतौर पर सीधे टकराव के दौरान किया जाता था। लेकिन क्लेन ने एक बार कैप्टन को यह कहते हुए सुना था कि 100 मीटर के दायरे में उपयोग करने पर क्षमता का भी एक निश्चित प्रभाव पड़ता है। लेकिन प्रक्रिया पूरी करने के लिए उन्हें समय चाहिए था। वह इसे तुरंत नहीं कर सका क्योंकि यह प्रक्रिया किसी बच्चे को सुलाने के लिए फुसलाने के समान थी। इस समय